किया ताकि मैं उन्हें गुस्सा दिला सकूं। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, कोई ना, मुझे बुरा नहीं लगा। चिंग चिंग, पहले तो तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ और फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हारे कप से पानी नहीं पीऊंगा। ये सुनने के बाद चिंग चिंग ब्लश करने लगती है। आगे वो उसे पानी लाकर देता है और उसके सामने बैठकर कहता है, चिंग चिंग, पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। मेरी तुम्हारे डैड से बात हुई थी आज शाम में। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही थी जिससे मुझे काफी गुस्सा आया था। मैंने तुम्हें आज इनवाइट इसलिए किया ताकि मैं उन्हें गुस्सा दिला सकूं। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, कोई ना, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ उन्होंने क्या कहा होगा। उसके बाद चिंग चिंग कहती है, तुमने कहा था कि तुम एक ओरिजिनल सॉन्ग प्ले करोगे मेरे लिए। शोएन उठता है और हंसता है और उससे गिटार मांगता है। तभी यहाँ पर चिंग चिंग की मॉम आ जाती हैं। वो इधर उधर देखने लगती हैं। शोएन जाकर स्टेज पर बैठ जाता है और सबसे कहता है, मैं अब एक ओरिजिनल सॉन्ग गाने जा रहा हूँ। ये गाना होने वाला है अगर एक दिन मैं रिच बन गया तो। चिंग चिंग की मॉम उसके पास आकर बैठ जाती हैं। ये सुनने के बाद चिंग चिंग हंसती है। उसके बाद शोएन गाना शुरू करता है। वो उस जगह पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सारे कस्टमर्स को वो गाना सुनकर अच्छा लग रहा होता है। उस म्यूजिक बार में हर कोई एंजॉय कर रहा होता है। शोएन भी अपने सारे इमोशंस के साथ गाना गा रहा होता है। हर किसी की नजरें उसकी तरफ होती हैं। शोएन गाना खत्म करके चिंग चिंग और उसकी मॉम के पास आते हुए कहता है, देखा, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं एक जीनियस हूँ। चिंग चिंग उसकी तारीफ करते हुए कहती है, हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारा वो ओरिजिनल गाना काफी अच्छा था। चिंग चिंग की मॉम कहती है, मैं इसके डैड की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। शोएन कहता है, कोई बात नहीं, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी उनके ही जैसा कुछ करता। वो चिंग चिंग की मॉम को भी पानी देता है और कहता है, मुझे बस उनके बात करने का रवैया पसंद नहीं आया। वो ऐसे एक्ट करते जैसे वही सबसे ऊपर है, पर सोने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। चिंग चिंग की मॉम शोएन से उसके सपने और उसके गोल्स के बारे में पूछती हैं। शोएन एक्साइटेड होकर कहता है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, मेरा मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। ये सुनने के बाद चिंग चिंग की मॉम कहती हैं, बहुत सारे से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कितने पैसे कमाना चाहते हो? शोएन कहता है, इतने पैसे कि आपके जो एक्स हस्बैंड है उन्हें मुझसे कोई दिक्कत ना हो। उसकी मॉम कहती है, क्या पैसे तुम्हारे लिए इतने मैटर करते हैं? शोएन कहता है, गरीबों की ज्यादातर प्रॉब्लम्स पैसे ना होने की वजह से आती है और आजकल तो चीजें और खराब हैं। उसकी मॉम कहती है, कैसी चीजें खराब हैं? शोयन शर्माते हुए कहता है, अरे मेरा मतलब था जैसे शादी के रिश्ते आना और तुम्हें लड़की वाले रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि तुम कम पैसे कमाते हो। ये सुनकर चिंग चिंग की मॉम हंसने लगती है और वो कहती है, तो तुम्हारे हिसाब से एक अच्छा आदमी किसे कहते हैं? उसके पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? शोएन कहता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एक बंदा है जो कि KFC से $50 का खाना खाना चाहता है। उसके हिसाब से वो खाना बहुत ही महंगा है, पर अगर वही खाना उसकी वाइफ या फिर उसकी बच्ची मांगे तो वो बिना सोचे समझे उन्हें वो खिलाएगा। एक अच्छा आदमी ये होता है। ये लोग काफी देर तक आपस में बातें करते हैं, इतनी देर तक कि ये लोग टाइम देखना भी भूल जाते हैं। आखिर में शोएन इन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। चिंग चिंग की मॉम को धीरे धीरे शोएन पसंद आने लगता है। वो उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करने लगती है। वो शोएन से कहती है, तुम्हारे साथ बात करके काफी अच्छा लगा। अगर कभी चिंग चिंग तुमसे दोबारा मिलना चाहेगी तो फिक्र मत करो, मैं उसके साथ नहीं आऊंगी। शोएन कहता है, आंटी आप परेशान मत होइए, मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूँ। ये सुनने के बाद चिंग चिंग और उसकी मॉम कार में जाकर बैठ जाते हैं। शोएन खिड़की पर कहता है, चिंग चिंग तुम अपना गिटार बार में ही भूल गई। ये सुनने के बाद चिंग चिंग कहती है, तुम उस गिटार को रख सकते हो कुछ दिनों के लिए, पर हाँ, मुझे वापस देना मत भूलना। वो उसे बाय बोलती है। शोएन कहता है, ठीक है, फिर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा अगली बारी का जब हम मिलेंगे। खैर, उसके बाद उनकी कार यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर शोएन की बॉस आती है और वो कह रही होती है, लगता है ये एक रोम कॉम की शुरुआत है। शोएन उनकी तरफ देखता है। बॉस हंसते हुए कहती है, तुम अपनी सासू माँ से 2 बार मिल चुके हो और अभी भी नाटक कर रहे हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इतनी प्यारी चिंग चिंग पसंद नहीं? ये सुनने के बाद शोएन कहता है, अगर आप खूबसूरती को प्रायोरिटी बनाकर ये सब चीजें कह रही हैं तो ऐसे तो मैं आपको भी पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद बॉस हंसने लगती है और कहती है, जाओ अपना गिटार पकड़ो और अंदर जाकर गाना गाओ। सेम शिफ्ट होता है ड्राइविंग टेस्ट पर। वे गाड़ी चलाना सीख ही नहीं पा रहा होता। वो गाड़ी को इधर उधर घुमा रहा होता है। कोच भी उस पर काफी गुस्सा करता है। आखिर में वो गाड़ी से उतर जाता और कहता है, मुझे काफी अनोइंग लग रहा है, मैं कभी दोबारा तेरे साथ ड्राइविंग सीखने नहीं आऊंगा। मेरा सारा मोटिवेशन तेल लेने चला गया। शोएन कहता है, अरे यार तुम कितने बेकार हो इस चीज में। तभी वे शोएन से पूछता है, अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है? शोएन कहता है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। उसके बाद शोएन अपनी जॉब पर आ जाता है। वो वहाँ पर अपना फोन निकालता है। वहाँ पर वो ग्रुप चैट चेक करता है जिसमें स्कूल का एक स्टूडेंट कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि शोएन का टेस्ट भी काफी अच्छा गया है, पर क्या वो इंग्लिश में पास हो पाएगा? अगर कोई कॉलेज उसे लेता है तो मैं लाइव स्ट्रीम पर आकर टट्टी खाऊंगा। सब लोग बेसिकली शोएन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर वे अकेला शोएन की तरफ से बोल रहा होता है और कह रहा होता है, शोएन के अच्छे नंबर्स आएंगे। वे में और बाकी के स्टूडेंट्स में बहस शुरू हो जाती है। वे अकेला शोएन की तरफ से लड़ रहा था। शोएन इन लोगों को बातें करते हुए देखता है और वो अपने मन में कहता है, ये लोग कितने ज्यादा चाइल्डिश हैं। वो ग्रुप चैट को बंद कर देता है और अपने मन में कहता है, कल रिजल्ट आ जाएंगे। वो चिंग चिंग को मैसेज करता है और कहता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन से कॉलेज जाने वाली हो? चिंग चिंग बताती है वो शंघाई जाने वाली है। इनकी ऐसे ही थोड़ी बात होती है। चिंग चिंग उससे कहती है, मेरे गिटार के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। शोएन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसका ट्रेजर जैसे ध्यान रखूंगा, यहाँ तक कि मैं उसे गले लगा लेता हूँ जब भी मैं सोता हूँ। ये सुनने के बाद चिंग चिंग उसे ठरकी बोलती है। शोएन हंसता है और कहता है,
मैं तुम्हें थोड़ी ना गले लगा रहा हूँ जो तुम मुझे ठरकी बोल रही हो। चिंग चिंग कहती है अब बकवास बंद करो। उसके बाद चिंग चिंग कहती है तुमने जो सॉन्ग लिखा था क्या तुम मुझे उसके लिरिक्स भेज सकते हो। शोएन कहता है ठीक है, पर कॉपीराइट ना पाने के लिए आपको 10,000 देने पड़ेंगे। चिंग चिंग कहती है ठीक है, हमारी डील रही। इनका ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक चलता है, पर जो अपना शोएन होता है वो सच में अपना अकाउंट नंबर भेज देता है, मतलब कॉपीराइट के पैसे लेने के लिए। वो असल में मजाक कर रहा होता है। उसे लगता है कि चिंग चिंग पैसे नहीं भेजेगी, पर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अकाउंट पर मैसेज आता है 10,000 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। ये देखने के बाद शोएन अपने मन में कहता है ये लड़की कितनी खूबसूरत है और इसके पास पैसे भी हैं। चिंग चिंग कॉमिक्स पढ़ने लगती है। शोएन उसे अपने गाने के लिरिक्स भेज देता है। वो कहती है अच्छा काम करा, अब तुम जा सकते हो, और वो वापस से कॉमिक्स पढ़ने लगती है। उसकी मॉम चिंग चिंग को मुस्कुराते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है क्या ये लड़की सच में सीरियस है। तभी सीन शिफ्ट होता है शोएन के घर पर, जहाँ उसकी मॉम बार बार घड़ी को देखे जा रही होती है और कहती है टाइम बस होने ही वाला है। आखिर ये शोएन अभी तक उठा क्यों नहीं है। शोएन के डैड कहते हैं वो कल रात घर लेट आया था। उसकी मॉम उसके डैड को उसे उठाने के लिए भेजती है और बार बार घड़ी को देखे जा रही होती है, पर अभी तक शोएन उठा नहीं होता है। उसके डैड वापस आ जाते हैं। उसकी मॉम कहती है आखिर वो कर क्या रहा है, अगर उसके नंबर्स अच्छे नहीं आए होंगे तो वो गया। शोएन के डैड कहते हैं उसकी एडमिशन टिकट टेबल पर रखी है, हम उन्हें खुद भी तो चेक कर सकते हैं। शोएन की मॉम थोड़ा गुस्सा तो होती है, पर फिर वो खुद से रिजल्ट चेक करने के लिए मान जाती है। शोएन के डैड लैपटॉप पर बैठकर उसका रिजल्ट चेक करने लगते हैं। शोएन की मॉम उसका रोल नंबर बता रही होती है। उसके डैड ऑनलाइन रिजल्ट चेक करते हैं। तभी यहाँ पर उठकर शोएन आ जाता है। वो पीछे से कहता है तो क्या आप लोगों को मेरा रिजल्ट मिल गया। उसकी मॉम कहती है वही ढूंढ रहे हैं, क्या ये इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। शोएन अपना फोन निकालते हुए कहता है एक सेकंड रुकिए, मैं अपने फोन पर चेक करता हूँ। और जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है तब उसका रिजल्ट उसके फोन पर आ जाता है और शोएन का स्कोर आया होता 558, जिसे देखकर उसकी मॉम कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। उसके इंग्लिश के नंबर्स देखकर उसके डैड इतने शॉक हो जाते हैं कि वो कहते हैं क्या तुमने इंग्लिश में चीटिंग करी थी। शोएन हंसते हुए कहता है नहीं, मैं बस लकी था, मैंने हर एक चीज सही गेस करी थी। शोएन का जो रिजल्ट होता है वो टॉप टियर होता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। शोएन की मॉम कहती है जल्दी से इसके ग्रैंडपा और इसकी ग्रैंडमा को कॉल करिए और उन्हें ये खुशखबरी बताइए, और बाकी सारे रिलेटिव्स को भी। शोएन कहता है मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि मैं टॉप ग्रेड लाने वाला हूँ। शोएन अपना फोन चेक करता है। उससे वे का मैसेज आया होता है जो कि उसे बताता है कि उसे 507 नंबर्स मिले हैं। वो शोएन से उसका रिजल्ट पूछता है और जब वो शोएन का रिजल्ट सुनता है वो हैरान रह जाता है। वो शोएन से कहता है सच में तुम्हारे इंग्लिश में 125 कैसे आए, तुम सच में एक टॉप कॉलेज में जा सकते हो। वे शोएन के लिए खुश होता है। उनकी स्कूल की ग्रुप चैट में काफी शोर मच रहा होता है। वे अपने मन में कहता है अभी तो मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। तो मैं शोएन का रिजल्ट बताकर वो ग्रुप चैट में शोएन का रिजल्ट सेंड कर देता है और उसका रिजल्ट देखने के बाद पूरी की पूरी चैट क्रेजी हो जाती है। वो चैट फुल ऑफ रिएक्शन से भर जाती है। सब लोग शोएन की तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम मेनग्याओ को देखते हैं जो कि अपने फोन पर उसी ग्रुप चैट को देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। शोएन ने 558 स्कोर किया है। वो लड़का पहले मेरे पीछे पागल था और मैं उसे अटेंशन भी नहीं देती थी। आखिर ये सब कब चेंज हो गया, आखिर क्यों, वो मुझे छोड़ने के बाद और बेटर कैसे हो गया। ये कहते वक्त मेनग्याओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने फोन को वापस से अपनी पॉकेट में रख लेती है और वो गहरी सोच में डूब जाती है। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है। सो प्लीज वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में हाइप का बटन भी दबा देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सके और मैं बाकी दूसरी सीरीज को भी कंप्लीट कर सकूं। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, हम 100K के काफी क्लोज हैं। अब वीडियो में वापस चलते हैं। मैं अपने घर पे बैठा कॉफी पी रहा होता हूँ। उसी वक्त मैं अपनी मॉम से कहता हूँ मॉम आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था। मेरी मॉम ये सुनकर कहती है आखिर तुम किस वादे की बात कर रहे हो। ये सुनते ही मैं पैनिक हो जाता हूँ कि आखिर मेरी मॉम मुझसे किया वादा भूल कैसे सकती हैं। मैं उनसे तुरंत कहता हूँ आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ तो आप मुझे पैसे देंगी। ये सुनते ही मेरे डैड कहते हैं अरे फिक्र मत करो बेटा, वो सब मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हें नया कंप्यूटर और फोन दोनों दिलाऊंगा और कांग्रेचुलेशन के तौर पर रिश्तेदार जितने भी पैसे देंगे वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनते ही मैं अपने डैड से कहता हूँ अच्छा डैड, आप जो पार्टी रखने वाले थे मेरे पास होने की खुशी में, क्या वो पार्टी कैंसिल करके उसके पैसे भी मुझे दे सकते हो। ये सुनते ही मेरे डैड कहते हैं ठीक है जैसा तुम चाहो। दूसरी तरफ चिंग चिंग मुझे मैसेज करती है। वो मुझसे मेरे रिजल्ट के बारे में पूछती है। चिंग चिंग का रिजल्ट भी काफी अच्छा आया होता है। जब मैं उसे अपना स्कोर बताता हूँ तब वो मुझे बधाई देती है। मैं उसके सामने थोड़ा फ्लेक्स करने लगता हूँ। ये देखकर वो कहती है तुम ज्यादा मत दौड़ो, तुम्हारे नंबर फिर भी मेरे से कम है। खैर उसके बाद वो मुझसे कहती है मैं अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे। मैं उससे कहता हूँ ये भी कोई पूछने की बात है, मैं जरूर चलूंगा। दूसरी तरफ वे आराम से बैठा गेम खेल रहा होता है। तभी मैं उसे कॉल कर देता हूँ और उसका अपोनेंट उसे इजीली गेम में हरा देता है। वे को काफी गुस्सा आता है। वेल मैं कॉल पर वे से कहता हूँ वे आज मैं ड्राइविंग प्रैक्टिस पर नहीं आ पाऊंगा। ये सुनते ही वे थोड़ा हैरान होता है और मुझसे पूछता है क्यों। मैं उससे कहता हूँ आज मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ घूमना चाहती है। ये सुनने के बाद वे को यकीन नहीं होता। मैं उसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में थोड़ा बताता हूँ और कहता हूँ वो दिखने में काफी प्यारी है और उसका स्कोर भी मुझसे ज्यादा है। ये सुनते ही वे कहता है अच्छी फसल हमेशा कीड़े ही खाते हैं, और ये कहकर वो कॉल काट देता है और वापस गेम खेलने लग जाता है। मैं अपने मन में सोचता हूँ ये साला जलता है मेरी खूबसूरती से। खैर उसके बाद मैं चिंग चिंग के साथ स्टूडियो पहुंचता हूँ। वहाँ पर वो अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करने लग जाती है। उसका सॉन्ग रिकॉर्ड करने में मैं भी उसकी हेल्प कर रहा होता हूँ। खैर उसके थोड़ी देर बाद सॉन्ग पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। मैं उसे सिग्नल देता हूँ कि सब कुछ परफेक्टली हो चुका है। वो अपने हेडफोन्स उतारती है और मैं उससे कहता हूँ तुमने बहुत बढ़िया करा।
खैर उसके बाद स्टूडियो से निकलकर हम लोग वॉक करते हुए आगे जा रहे होते हैं। मैं बाहर का मौसम देखकर चिंग चिंग से कहता हूँ अभी हमें घर नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ा और घूमना चाहिए। डिनर पर चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चिंग चिंग मुझसे पूछती है तुम डिनर में क्या खाना चाहते हो? मैं उससे कहता हूँ रुको मुझे सोचने दो। फिर वो कहती है क्या तुम हॉटपॉट खाना चाहोगे? ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ अगर तुम ज्यादा हॉटपॉट खाओगी तो तुम्हारी स्किन पर पिंपल आ जाएंगे। ये सुनकर वो हंसती और कहती है फिक्र मत करो मैं तुमसे खाने के पैसे नहीं लूंगी। ये सुनते ही मैं कहता हूँ फिक्र मत करो कभी कभी खाने से पिंपल्स नहीं आते हैं। खैर उसके बाद मैं चिंग चिंग से कहता हूँ चिंग चिंग तुम मुझे गलत मत समझना, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पैसे खर्च करवा रहा हूँ, पर क्योंकि मैंने पहली बार चिंग चिंग का नाम लिया इसीलिए उसने पैसों वाली बात को इग्नोर कर दिया। इसीलिए वो ब्लश करने लगी और मुझसे कहती है एक सेकंड क्या तुमने अभी मुझे मेरे पहले नाम से बुलाया? मैं उससे कहता हूँ हाँ चिंग चिंग। वो मेरे पैर पर कसकर अपना पैर मारती है, मुझे काफी तेज लगता है और मैं उससे कहता हूँ एक सेकंड रुको क्या तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो? और तुम्हारी मॉम भी तो तुम्हें चिंग चिंग बुलाती है। ये सुनकर चिंग चिंग कहती है वो मेरी मॉम है तुम नहीं, इसलिए तुम मुझे वो नहीं बुलाओगे। मैं एक पत्थर पर बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरे पैर पर काफी जोर से लगी होती है। चिंग चिंग का चेहरा थोड़ा उतर जाता है और वो मुझसे कहती है क्या तुम चल सकते हो? मैं उससे कहता हूँ नहीं। ये सुनकर वो कहती है अगर तुम नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, पर मुझ पर चिल्लाओ मत। तभी एक बुजुर्ग आदमी हमारे पास से गुजरता है और हम लोगों से कहता है तुम दोनों तो यहाँ पर खड़े होकर हस्बैंड वाइफ जैसे लड़ रहे हो, पर तुम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। ये नए नए शादीशुदा कपल्स भी ना कितना लड़ते हैं आपस में, मुझे भी अपने पुराने दिन याद आ गए। बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर चिंग चिंग अचानक से ब्लश करने लगती है और धीमे से कहती है अंकल हम कपल्स नहीं है। जो चिंग चिंग होती है वो मैसेज कर आंट वोंग को बुला लेती है और थोड़ी ही देर में आंट वोंग गाड़ी लेकर आ जाती है चिंग चिंग को पिक करने के लिए। चिंग चिंग तुरंत गाड़ी का डोर खोलकर अंदर बैठ जाती है और बिना मेरी तरफ देखे यहाँ से चली जाती है। जैसे ही मैं देखता हूँ कि वो कार में बैठकर यहाँ से जा रही है मैं तुरंत कहता हूँ अरे तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुमने मुझे तो कार में बैठाया ही नहीं। गाड़ी के अंदर आंट वोंग चिंग चिंग से कहती है क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? चिंग चिंग कहती है मुझे लगता है कि मैंने उसके पैर पर कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। मुझे रास्ते पर एक बेंच दिखती है और मैं तुरंत जाकर उस पर बैठ जाता हूँ। उसने सच में मेरे पैर पर काफी जोर से मारा होता है, मुझे काफी दर्द हो रहा होता है। पर तभी अचानक मेरी बेंच के सामने चिंग चिंग की कार आकर रुकती है। वो विंडो ओपन कर मुझसे कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफी जोर से मार दिया था। मैं तुरंत अपना दर्द भूल जाता हूँ और उससे कहता हूँ तो क्या अब भी हम डिनर करने जाने वाले हैं? वो कहती है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट आते हैं। मैं वहाँ पर अपना खाना काफी जल्दी खा रहा होता हूँ। मुझे देखकर चिंग चिंग हंसने लगती है और कहती है तुम खाना खाते समय बिल्कुल एक पिग लगते हो। पर मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वापस से अपना खाना खाने लगता हूँ और उससे कहता हूँ तुम भी मेरी तरह खाना खाया करो, यकीन मानो इसमें काफी मजा आता है। खैर चिंग चिंग मुझसे कहती है तुम्हारे पैर में अगर अब भी दर्द हो तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। ये सुनकर मैं कहता हूँ नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। चिंग चिंग थोड़ी सी उदास होकर कहती है अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आती तो क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर देते हैं? ये सुनकर मैं एक स्माइल के साथ उससे कहता हूँ नहीं मैं तुमसे बात करना कभी बंद नहीं करूंगा, यकीन मानो मुझे भगवान ने भेजा तुम्हारा दोस्त बनने के लिए, मैं स्वर्ग से आया हुआ एक फरिश्ता हूँ। ये सुनकर चिंग चिंग अपना सर थोड़ा नीचे करती है, उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। खैर उसके बाद डिनर करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। वो अपनी बालकनी पर बैठी पानी पी रही होती है और जो चीज मैंने बोली थी उसके बारे में बार बार सोचे जा रही होती है। ये सब सोच कर वो वापस से ब्लश करने लगती है। वो तुरंत मुझे मैसेज करती है और मुझसे कहती है मैंने फैसला कर लिया है। मैं उसका रिप्लाई करते हुए कहता हूँ तुमने क्या फैसला करा है? वो कहती है अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ एक सेकंड अब हम दोस्त हैं तो इससे पहले हम क्या थे? चिंग चिंग कहती है मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। मैं उससे कहता हूँ तो अब से मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ है ना? चिंग चिंग कहती है हाँ तुम मेरे फ्रेंड हो। मैं एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता हूँ तो क्या अब मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? ये सुनते ही चिंग चिंग तुरंत कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे चेहरे पर अभी भी एक क्रीपी स्माइल होती है और मैं उससे कहता हूँ ठीक है मैं समझ गया। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ वैसे भी तुम तो मेरी वाइफ हो। चिंग चिंग दोबारा मुझे मैसेज करके कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना कि गर्लफ्रेंड, समझे? मैं हंसते हुए कहता हूँ हाँ मैं समझ गया। खैर हमारी बात यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और अपने प्लशी को कूटने लगती है और कह रही होती है ये शोयान भी ना मुझे पागल कर देगा। खैर रात काफी ज्यादा हो जाती है। चिंग चिंग बैठकर अपने गाने को एडिट कर रही होती है पर वो अभी भी बार बार मेरे बारे में ही सोचे जा रही थी। वो जल्दी से अपना काम खत्म करके अपने लैपटॉप को बंद कर देती है और जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। दूसरी तरफ मैं अपनी जॉब पर होता हूँ। मैं अपनी बॉस को अपने स्कोर के बारे में बताता हूँ। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है तुम तो काफी अच्छे नंबर्स लेकर आए हो, इसी बात पर मुझे तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना चाहिए है ना? ये सुनते ही मैं कहता हूँ हाँ क्यों नहीं, आप मुझे 300 या 500 डॉलर दे सकती हैं। यकीन मानिए अगर आप मुझे इतने पैसे देंगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है तुम अभी इतने ज्यादा बड़े नहीं हुए हो और अभी से ही पैसों के बारे में इतना ज्यादा सोचते हो। मैं अपनी बॉस से कहता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, हमेशा चिंग चिंग मेरे डिनर के पैसे देती है, मुझे बार बार उसके पैसे खर्च कराने में शर्म आती है। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है ओह तो ये चिंग चिंग के बारे में था, तो तुम लोग अभी तक हमने पहला स्टेप पार कर लिया है, ऐसे ही लगे रहो और अब बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं, इसीलिए जाकर अपने काम पर ध्यान दो। मैं कहता हूँ मैं समझ गया, मैं अभी अपने काम पर वापस जाता हूँ। तभी यहाँ पर अचानक से मैंगियाओ और उसकी दोस्त आ जाती है। इन्हें देखकर मैं काफी हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ तुम लोग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंगियाओ की दोस्त कहती है हम बस यहाँ पर ड्रिंक्स करने के लिए आए हैं। मैं मेरे साथ काम करने वाली दूसरी लड़की से कहता हूँ जाओ तुम इन कस्टमर्स को देख लो, मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा। जाओ कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद जाओ मैंगियाओ और उसकी दोस्त को टेबल तक ले जाती है। मैं काउंटर के पास आ जाता हूँ। मेरे एक्सप्रेशंस देखकर मेरी बॉस तुरंत समझ जाती है और मुझसे कहती है ये तुम्हारी वही एक्स है ना जो हमेशा तुम्हारा फायदा उठाती थी? मैं कहता हूँ हाँ पर अब मुझे उससे बात नहीं करनी।
मुझे फालतू का कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। खैर मैन ग्याओ और उसकी दोस्त लगातार बातें करते हुए मुझे ही देख रही होती हैं। तभी मैन ग्याओ की दोस्त टेबल से उठकर मुझसे पूछती है, हे शोयान, तुम कौन से कॉलेज जाने वाले हो? क्या तुम इसी शहर में कॉलेज करोगे या फिर कहीं बाहर जाओगे? ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ, मुझसे बात मत करो, मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी। ये सुनकर मैन ग्याओ की दोस्त थोड़ी गुस्सा हो जाती है और मुझसे कहती है, आखिर तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। तभी गुस्से में मैन ग्याओ उठती है और कहती है, शोयान, क्या तुम भूल गए? तुमने कहा था कि तुम उसी कॉलेज में जाओगे जिसमें मैं जाऊंगी। ये सुनकर मैं काफी कोल्ड वे में उसका रिप्लाई करता हूँ, मैंने जो भी कहा था वो भूल जाओ। ये सुनकर मैन ग्याओ कहती है, क्या हमारे बीच कोई लड़ाई हुई थी जो तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? ये सुनकर मैं कहता हूँ, नहीं फिक्र मत करो, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, पर अगर मैं तुमसे बात करता हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी। मेरे मुंह से गर्लफ्रेंड सुनते ही मैन ग्याओ और उसकी दोस्त काफी हैरान हो जाती है। मैन ग्याओ की दोस्त चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? अभी अभी तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ था, आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बन गई? मैन ग्याओ कहती है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर मैं कहता हूँ, तुम लोगों को भरोसा करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझसे अब दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैन ग्याओ की दोस्त मैन ग्याओ की तरफ देखते हुए कहती है, मैन ग्याओ, इससे बात है ना बेकार है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये पूरा का पूरा पागल हो चुका है। और ये कहकर वो दोनों यहाँ से जाने लगती हैं, पर मैं उन्हें पीछे से आवाज देकर रोकता हूँ और उनकी ड्रिंक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोगों ने अभी तक पैसे तो दिए ही नहीं। ये सुनकर वो दोनों और गुस्सा हो जाते हैं। मैन ग्याओ अपने कार्ड से पेमेंट कर देती है और मेरी तरफ देखते हुए कहती है, शोयन, बाद में पछताना मत। मैं एक स्माइल के साथ कहता हूँ, फिक्र मत करो, मुझे पछतावा नहीं होने वाला। वो लोग मेरे बार से बाहर निकल जाते हैं। मैन ग्याओ बाहर खड़े होकर रोने लगती है। उसकी दोस्त उसके गले लगकर उसे चुप कराती है और उससे कहती है, अब रोना बंद करो, वैसे भी तुम उसके साथ टाइम पास कर रही थी। मैन ग्याओ रोते हुए कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने किसी को खो दिया है। मुझे ये सोच कर ही काफी बुरा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सच में बन गई है? मैन ग्याओ की दोस्त सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, वो बस हमसे झूठ बोल रहा था, उसके पास किसी को डेट करने के लिए पैसे भी नहीं है। मैन ग्याओ कहती है, फिर भी हमें पता करना चाहिए। और वो तुरंत मेरे दोस्त वे को कॉल लगाती है और कॉल पर उससे पूछती है, हे वे, क्या शोयन की सच में गर्लफ्रेंड बन गई है? वे फोन की दूसरी तरफ से कहता है, क्या तुमने उसको उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया? वेल हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, मुझे भी शोयन ने कुछ दिन पहले ही बताया था। ये सुनकर मैन ग्याओ का फोन उसके हाथ से छूट जाता है और जमीन पर जा गिरता है। वे फोन की दूसरी तरफ से कह रहा होता है, हे क्या हुआ, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ बोलो। अंदर मैं अपनी बॉस के साथ बैठा होता हूँ। मेरी बॉस कहती है, अब मुझे अपनी एक्स के बारे में बता भी दो, आखिर तुम लोगों के बीच हुआ क्या था? मैं आखिरकार अपनी बॉस से कहता हूँ, मैं उसके पीछे 3 साल से पड़ा था, पर मुझे बाद में पता चला कि मैं सिर्फ उसके लिए टाइम पास हूँ। एग्जाम्स के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इससे ब्रेकअप कर लूंगा, बस यही बात थी। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है, तो बेसिकली वो तुम्हें अपने टाइम पास के लिए यूज कर रही थी। ये पता चलने पे तुम्हें काफी बुरा लगा होगा, है ना? ये सुनकर मैं मेरी बॉस से कहता हूँ, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे जैसे हैंडसम लड़के को तो कोई भी मिल जाएगी। ये सुनकर बॉस कहती है, हैंडसम, तुम मजाक बड़ा अच्छा करते हो। खैर, तुम्हारा और चिंग का कैसा चल रहा है? मैं कहता हूँ, हम बस दोस्त हैं, एक अच्छे दोस्त। ये सुनकर मेरी बॉस कहती है, पर तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। ये सुनते ही मैं अपनी चेयर से उठता हूँ और मेरी बॉस के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ और मैं जाओ से पूछता हूँ, हे जाओ, तुम्हें नहीं लगता कि मैं और बॉस साथ में काफी अच्छे लगते हैं? हम दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही मेरी बॉस हंसने लगती है और मुझे पीटने लगती है। मैं उनसे कहता हूँ, मैं बस मजाक कर रहा था। खैर, उसके बाद मैं कुछ दिनों तक अच्छे से काम करता हूँ, अपनी ड्राइविंग प्रैक्टिस पर भी जाता हूँ और भी बहुत सारे काम करता हूँ। ये सब करते हुए मुझे अच्छे खासे दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद मैं वे के घर जाता हूँ। वे मुझसे पूछता है, हे शोयान, आखिर तुम शंघाई में ही क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें यहाँ पर भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ, शंघाई एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और आगे शोयन एक बहुत अच्छी लाइन बोलता है। वो कहता है, अगर अभी तुमने कंफर्ट चूज किया तो आगे चलकर तुम रिग्रेट करोगे। वे मुझसे कहता है, मेरे घर वाले मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी पसंद के कॉलेज में जा सकता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं वे से कहता हूँ, तुम शंघाई के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो और मेरे साथ शंघाई चल सकते हो। मेरा यकीन करो, आगे चलकर तुम्हें ही फायदा होगा। वे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मेरी बात मानकर वे तुरंत ही ऑनलाइन कॉलेज के लिए अप्लाई कर देता है। खैर, उसके बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। जब मैं गेट खोलकर अंदर आता हूँ तभी मैं देखता हूँ मेरी आंटी अपनी बेटी के साथ आई होती है। मेरी छोटी कजन सिस्टर तुरंत भागते हुए मेरे पास आती है। मेरी आंटी मुझे देखकर कहती है, शोयन, तुम वापस आ ही गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरी छोटी बहन यूशिन भी मेरा इंतजार कर रही होती है। मैं उसके सर पर हाथ रखकर कहता हूँ, मैं तुम्हें काफी समय बाद देख रहा हूँ, तुम तो काफी लंबी हो गई हो। वो मेरा हाथ अपने सर से हटाकर कहती है, भैया, मेरे सर को मत छुओ, मैं अभी इतनी भी ज्यादा लंबी नहीं हुई हूँ। अगर आप मेरे सर पर छुओगे तो मैं ज्यादा लंबी नहीं हो पाऊंगी। खैर, आगे मेरी आंटी मुझे रेड एनवलप देती है, वही एनवलप जिसमें पैसे होते हैं। मैं बिना किसी शर्म के उनसे वो एनवलप ले लेता हूँ, उन्हें एक भी बार बिना मना करे। ये देखकर मेरी मॉम कहती है, तुम दिन पर दिन बदतमीज होते जा रहे हो, तुमने अपनी आंटी को थैंक यू भी नहीं बोला और तुरंत एनवलप ले लिया। मेरी आंटी मुस्कुराती है और कहती है, अरे कोई बात नहीं, हम तो एक फैमिली हैं और फैमिली वालों को थैंक यू नहीं बोला जाता। उसके बाद वो कहती हैं, मुझे काफी लेट हो गया, अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती हैं। मैं और मेरी मॉम उन्हें बाय बाय करते हैं और उसके बाद दरवाजा बंद कर लेते हैं। पर जैसे ही मैं अंदर आता हूँ मैं देखता हूँ कि यूशिन अभी भी यहीं पर है, जबकि उसकी मम्मी जा चुकी है। मैं तुरंत अपनी मॉम से कहता हूँ, मॉम, आखिर यूशिन अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है? मेरी मॉम मुझे बताती है, तुम्हारी आंटी शहर के बाहर गई है, इसीलिए जब तक वो नहीं आ जाती यूशिन हमारे ही घर पर रहेगी। ये सुनते मैं मेरी मॉम से कहता हूँ, पर हमारे घर में तो बस 2 ही कमरे हैं, आखिर यूशिन कहाँ सोएगी? ये सुनते मेरी मॉम कहती है, ऑफ कोर्स वो तुम्हारे रूम में सोएगी, और कहाँ? ये सुनते मैं काफी हैरान हो जाता हूँ और
कहता हूँ मॉम, लड़का और लड़की को एक ही रूम में नहीं सोना चाहिए। ये सुनते ही मेरी मॉम कहती है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, वो तुम्हारे रूम में सोएगी पर तुम लिविंग रूम में सोफे पर सो गया। ये सुनते ही मैं हैरान रह जाता हूँ, क्या आप सच कह रही हैं? यूशिन ये सुनकर हंसने लगती है और वापस से खेलने लगती है। रात में मैं फैन ऑन करके सोफे पर बैठा होता हूँ पर मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है। मैं चिल्लाते हुए कहता हूँ मॉम मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है, लिविंग रूम में तो एसी भी नहीं है, मैं यहाँ पर नहीं सो सका। मेरी मॉम किचन में बर्तन धो रही होती है और वो कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आई डोंट केयर। मैं मेरी मॉम से कहता हूँ मैं जा रहा अपने रूम में अपने बेड पर सोना, यूशिन मेरे रूम में जमीन पर सो सकती है। ये सुनते मेरी मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मेरा लड़का इतना बदतमीज कब से हो गया, कोई बात नहीं, मैं यूशिन को अपने बेड पर सुला लूंगी और तुम्हारे डैड जमीन पर सो जाएंगे। मैं कहता हूँ हाँ ये आइडिया कमाल का है। मेरी मॉम अपने मन में सोचने लगती है इसके एग्जाम अभी अभी खत्म हुए हैं और ये दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, मुझे इसका कुछ करना होगा। तभी यूशिन भी अचानक से मेरे रूम से बाहर निकलती है और कहती है मुझे शोयन भैया के रूम में नहीं रहना, इनके रूम से काफी बदबू आ रही है। मैं उससे कहता हूँ वो बदबू नहीं है, वो असल में मेरे जैसे मैजेस्टिक पर्सन की खुशबू है, तुम्हारे जैसे छोटे लेवल के लोग नहीं समझ पाएंगे। ये सुनकर यूशिन कहती है साफ साफ मान लो ना कि तुम बहुत गंदे हो। खैर उसके बाद मैं अपने रूम में आ जाता हूँ और बैठकर अपने फोन पर स्टॉक मार्केट को चेक करने लगता हूँ। मैंने जिन स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करा था उनसे मुझे काफी अच्छा रिटर्न मिला है पर मिलियनेयर बनने के लिए इतना काफी नहीं है, मुझे और भी कुछ करना होगा। और जब भी मेरे पास पैसे नहीं होते तो चिंग चिंग मुझे अपने पास से डिनर करा देती है। मैं अपने बेड पर लेटा ही होता हूँ कि तभी चिंग चिंग का मुझे मैसेज आ जाता है। वो मुझसे पूछती है कि क्या मैं सो गया। मैं उससे कहता हूँ मैं इतनी जल्दी भी नहीं सोता और आगे हम तो अच्छे दोस्त है ना, इसलिए हमें तो एक दूसरे से ज्यादा बातें करनी चाहिए। चिंग चिंग ब्रश कर रही होती है और मुझसे कहती है कल मैं अपने घर पर नहीं रहना चाहती, चलो कल हम साथ में डिनर करेंगे। मैं अपने फ्रिज का डोर बंद करते हुए कहता हूँ तुम अचानक से मुझे ट्रीट क्यों दे रही हो? इस पर चिंग चिंग कहती है क्योंकि तुम खाते समय एकदम पिघलते हो। मैं चिंग चिंग को बताता हूँ कल मैंने अपनी कजन से वादा किया कि मैं उसे कल शॉपिंग पर ले जाऊंगा, तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? चिंग चिंग कहती है तुम्हें तो पता है कि मुझे ज्यादा लोगों में अच्छा नहीं लगता। मैं चिंग चिंग को बताता हूँ कि वो बस एक छोटी बच्ची है। कुछ देर बाद चिंग चिंग मान जाती है और मुझे गुड नाइट बोलकर सो जाती है। वो हमारी चैट्स को दोबारा से देखती है, अपने मन में कुछ सोचती है और फिर मुस्कुराकर फोन वापस रख देती है। मैं भी मुस्कुराते हुए अपने फोन को रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पर जैसे ही मैं सो जाता हूँ मुझे सपने में यूशिन की आवाज सुनाई देने लगती है। वो सपना मेरे लिए नाइटमेयर से कम नहीं था, मेरी पूरी बॉडी पर पसीना आने लगता है और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ मैं देखता हूँ यूशिन मेरे बेड के पास में ही खड़ी है। उसे देखकर मैं तुरंत अपने बेड से उठ जाता हूँ और काफी ज्यादा डर जाता हूँ। वो मुझसे कहती है भैया आखिर आप इतनी देर से सो क्यों रहे हो, टाइम देखो कितना लेट हो चुका है। मैं वापस से अपने बेड पर लेट जाता हूँ और उससे कहता हूँ कल रात मैं देर से सोया था, प्लीज मुझे थोड़ा और सोने दो। खैर उसके थोड़ी देर बाद मैं उठ जाता हूँ और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता हूँ। यूशिन मुझसे पूछती है भैया हम शॉपिंग पर कब जाएंगे? मैं उससे कहता हूँ अभी नहीं शाम में। वो मुझसे टाइम पूछती है और मैं उससे कहता हूँ शाम के 4-5 बजे तक। वो काफी एक्साइटेड होकर आगे पूछती है हम लंच में क्या करने वाले हैं? मैं उससे कहता हूँ लंच में हम कद्दू की सब्जी खाएंगे। ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है। खैर आगे मैं यूशिन को लेकर घर से बाहर आ जाता हूँ। वो काफी एक्साइटेड होकर मुझसे पूछती है भैया आपकी कौन सी दोस्त हमारे साथ शॉपिंग पर चलने वाली है, क्या आपकी वो दोस्त सुंदर है? मुझे बताइए ना, मुझे जानना है। उसके बाद यूशिन बोलना शुरू करती है तो रुकी ही नहीं। उसकी बातें सुनते सुनते मेरे कान दर्द करने लगते हैं। एक तो मैं रात भर सोया नहीं, ऊपर से ये लड़की मेरे कानों को टॉर्चर कर रही है। वो मेरे पास आकर बैठ जाती है और वापस से बोलना शुरू करती है। मैं उसे उंगली दिखाकर कहता हूँ अब अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर यूशिन चुप हो जाती है पर आगे वो मुझे हिट करते हुए कहती है आप एक बुरे भैया हो और पागल भी। तभी चिंग चिंग की कार भी मेरे अपार्टमेंट के बाहर आ जाती है। मैं यूशिन से कहता हूँ अब जाने का समय हो चुका है। चिंग चिंग अपनी कार से बाहर निकलती है, उसके बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। चिंग चिंग को देखकर यूशिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है शोयन भैया ये लड़की तो काफी ज्यादा प्रीटी है, आखिर आप जैसे लंगूर के हाथ ऐसा अंगूर कैसे लग गया? मैं यूशिन से कहता हूँ तुम बस जलती हो मेरी खूबसूरती से और हाँ तुम इसे अपनी भाभी बुला सकती हो। तभी चिंग चिंग हमारे पास आती है। मैं उसे यूशिन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और फिर मैं यूशिन से कहता हूँ तुम कार में आगे बैठ जाना। पर चिंग चिंग तुरंत कहती है नहीं कार में आगे तुम बैठोगे शोयन, क्योंकि यूशिन तो मेरे साथ बैठेगी। मैं तुरंत कहता हूँ नहीं नहीं यूशिन को आगे बैठने दो, अगर वो कार में आगे नहीं बैठी तो उसे मोशन सिकनेस होती है, तुम्हारे पास तो मैं बैठ जाऊंगा। ये सुनकर यूशिन कहती है मुझे कब से मोशन सिकनेस होने लगी, कितना झूठा ही है। पर चिंग चिंग कहती है नहीं नहीं आगे तो तुम ही बैठोगे। खैर मैं कार की आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ और अपने मन में सोचने लगता हूँ यार यूशिन ने तो मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मैं अपने सामने बैठी आंट वांग को हेलो बोलता हूँ। आंट वांग बिना हेलो बोले मुझे सीधा मुझसे कहती है मुझे बस इतना बताओ कि हमें जाना कहाँ है। मैं उनसे कहता हूँ शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ। मेरे कहते ही तुरंत वो शॉपिंग स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ती है। पीछे से चिंग चिंग मुझसे कहती है हम शॉपिंग करने मॉल भी तो जा सकते हैं। मैं चिंग चिंग से कहता हूँ मॉल के कपड़े ज्यादातर महंगे होते हैं और तुम्हें तो पता है कि मैं कितना गरीब हूँ, इसीलिए हम सामान शॉपिंग स्ट्रीट से खरीदेंगे, वहाँ पर सस्ता मिलता है। पीछे बैठी यूशिन चिंग चिंग से काफी सारी बातें करती है। वो चिंग चिंग की काफी ज्यादा तारीफ करती है और उसके बाद वो कहती है आप तो इतनी ज्यादा प्रेटी हो फिर भी आप इस लंगूर की दोस्त क्यों हो? ये सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं कहता हूँ यूशिन तुम बस एक और वर्ड बोलो और मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा। यूशिन पीछे से कहती है ये कार तुम्हारी नहीं है समझे, इसीलिए हमारी बातों पर ध्यान मत दो। चिंग चिंग यूशिन से उसकी उम्र पूछती है। यूशिन कहती है कि उसकी उम्र 13 साल है। उसके बाद यूशिन चिंग चिंग से
कहती है, आपको मैं एक बात बता दूं, मेरा भाई बहुत ज्यादा बेवकूफ तो है पर वो दिल का काफी अच्छा भी है। ये सुनकर मैं अपने मन में कहता हूँ, ये लड़की तो अच्छी बातें भी कर लेती है, मैंने फालतू में इसको डांट दिया था। खैर उसके बाद हम लोग शॉपिंग स्ट्रीट पहुंच जाते हैं। कार से उतरने के बाद हम लोग वॉक करते हुए सारे स्टोर्स को चेक कर रहे होते हैं। मैं अपना हेयर कट कराने के लिए एक सैलून में चला जाता हूँ और यूशिन और चिंग चिंग एक कपड़ों की शॉप में चले जाते हैं। यूशिन एक आउटफिट को देखकर वहाँ की ओनर से पूछती है, ये आउटफिट कितने का है? वहाँ की ओनर कहती है, ये आउटफिट 100 युआन का है। पर यूशिन तुरंत कहती है, मैं इस आउटफिट के सिर्फ 30 युआन दूंगी। वहाँ की ओनर कहती है, इतने पैसे कम नहीं होते बच्चे। खैर यूशिन कहती है, बस 50 युआन, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगी। शॉप की ओनर कहती है, नहीं हम इतना कम नहीं कर सके। ये सुनकर यूशिन कहती है, ठीक है हमें ये नहीं चाहिए, सामने वाली स्टोर पर और भी प्यारे प्यारे कपड़े हैं, हम लोग वहाँ से खरीद लेंगे। वो चिंग चिंग का हाथ पकड़ कर कहती है, चलो इस स्टोर से चलते हैं, और यहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से शॉप की ओनर कहती है, ठीक है रुको रुको, ले लो 50 युआन में। यार यूशिन तो बिल्कुल आंटियों जैसा बार्गेन कर रही है जैसे आंटियां करती हैं, अपना प्राइस बताकर शॉप से जाने की एक्टिंग करना। खैर उसके बाद यूशिन 50 युआन देकर वो आउटफिट खरीद लेती है। चिंग चिंग ये देखकर काफी हैरान होती है और अपने मन में कहती है, मैं तो 300 का सामान 500 में लेकर आ जाती हूँ, इस छोटी बच्ची को तो मुझसे भी अच्छा बार्गेन करना आता है। खैर यूशिन कहती है, सिस्टर चलो अब यहाँ से चलते हैं। चिंग चिंग उससे कहती है, तुम्हें बस एक ही आउटफिट चाहिए था क्या? यूशिन उससे कहती है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मैंने अपने कुछ पैसे बचाए थे ताकि मैं शोहन भाई के लिए कुछ कपड़े खरीद सकूं। ये सुनकर चिंग चिंग कहती है, वो खुद से अपने कपड़े खरीद सकता है, तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तभी यूशिन चिंग चिंग से कहती है, आज सुबह मैंने उसके अंडरवियर को देखा जो कि बालकनी में लटकी हुई थी, और मैं उस चीज को अंडरवियर भी नहीं कह सकती क्योंकि उसमें सिर्फ होल ही होल था, वो पूरी की पूरी फटी हुई थी। ये सुनकर चिंग चिंग अपने मन में इमेजिन करने लगती है कि शोहन के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है और वो फटे कपड़ों में गुजारा करता है। यूशिन चिंग चिंग से आगे कहती है, ये बात तुम शोहन भैया को मत बताना, उससे काफी बुरा लगेगा। तभी मैं वहाँ पर आ जाता हूँ। यूशिन मुझे देखकर कहती है, शोहन भैया आप हेयर कट के बाद पहले से अच्छे लग रहे हो। मेरे आसपास से गोल्डन लाइट्स निकलने लगती हैं और मैं कहता हूँ, मैं तो हमेशा ही अच्छा लगता हूँ, मैं अगर गंजा भी हो जाऊँ तब भी मैं अच्छा ही लगूंगा। चिंग चिंग कहती है, ये हेयर स्टाइल सच में तुम पर सूट कर रहा है, तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। ये सुनकर मैं कहता हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं कितना ज्यादा सुंदर हूँ, तुम लोग जितनी मेरी तारीफ करो उतना कम है। और चिंग चिंग तुम मुझे घूरना बंद करो यार। ये सुनकर चिंग चिंग कहती है, मैं तुम्हें कब घूर रही थी, अपने मन में कहानियां मत बनाओ। यूशिन चिंग चिंग की तरफ देखते हुए कहती है, सिस्टर तुम्हारा तो पूरा चेहरा लाल हो चुका है। चिंग चिंग कहती है, हाँ क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है। मैं हल्का सा हंसता हूँ और कहता हूँ, ठीक है अब बातें करना बंद करो और चलो यहाँ से। उसके बाद हम लोग वापस से वॉक करते हुए और भी स्टोर्स देख रहे होते हैं। खैर उसके बाद यूशिन एक स्टोर को देखती है और कहती है, हम वहाँ जा रहे हैं। मैं उससे कहता हूँ, तुम गलत जगह जा रही हो, उस स्टोर में लड़कों के कपड़े मिलते हैं। यूशिन कहती है, भैया आपके कपड़े काफी पुराने हो चुके हैं, इसीलिए हम आपके कपड़े खरीदने जा रहे हैं। मैं यूशिन से कहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा भैया बहुत गरीब है। यूशिन मुझसे कहती है, आप पैसों की फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे हैं। ये सुनते मैं काफी खुश हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ, यूशिन तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। यूशिन कहती है, आप सच में पागल हो चुके हो। मैं कहता हूँ, ये लड़की बिना सोचे समझे पैसे खर्च करती है। चिंग चिंग कहती है, अब नाटक बंद करो, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कपड़े खरीद रही है। खैर उसके बाद हम लोग उस स्टोर में चले जाते हैं। यूशिन और चिंग चिंग मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है। यूशिन को देखते हुए मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी में ग्रेजुएशन के बाद मेरी यूशिन से इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। उसके बाद मैंने मैन क्या उसे शादी कर ली थी और फिर उसकी वजह से मैं अपने किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिल पाता था। खैर उसके बाद यूशिन ने जो मेरे लिए टी शर्ट पसंद करी होती है, मैं उसे ट्राई करता हूँ। यूशिन चिंग चिंग से पूछती है, तुम्हें भैया के कपड़े कैसे लग रहे हैं? मुझे तो काफी बढ़िया लगा। चिंग चिंग कहती है, मेरे हिसाब से ये ठीक ही है। खैर उसके बाद हम लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे पूरे हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए होते हैं, मैं काफी ज्यादा थक चुका होता हूँ इन्हें पकड़े हुए। पर ये दोनों लड़कियां मुझे और भी बैग्स आकर पकड़ा देती हैं। मैं इन दोनों से कहता हूँ, तुम लोगों ने तो मुझे अपना नौकर समझ रखा है। पर तभी चिंग चिंग कहती है, आज का डिनर मेरी तरफ से। ये सुनते मैं खुश हो जाता हूँ और कहता हूँ, अरे मैं आप लोगों को नौकर ही तो हूँ, बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं पूरे 12 घंटों के लिए आपका नौकर हूँ। चिंग चिंग कहती है, सिर्फ 12 घंटे 24 घंटों के लिए क्यों नहीं? मैं हंसते हुए चिंग चिंग से कहता हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सो भी जाऊँ, आप हमारे खाने के पैसे दे रही हो, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। चिंग चिंग कहती है, तुम्हें अपने भाई से कुछ सीखने की जरूरत है, मैंने तो उसे खाने के लिए कहा भी नहीं, फिर भी देखो वो कैसे खा रहा है। चिंग चिंग यूशिन से भी खाने के लिए कहती है। मैं और यूशिन आपस में खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। चिंग चिंग मुझे डांट रही होती है कि मैं एक बच्ची से खाने के लिए क्यों लड़ रहा हूँ, पर चिंग चिंग हमें देखकर खुश भी होती है। पर तभी हमारे पीछे वाले टेबल पर एक आदमी हमारी फोटो खींच लेता है। उससे उसकी बीवी पूछती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वो आदमी अपनी बीवी को बताता है, वो सामने जो लड़की बैठी है वो हमारे बैंक के ओनर की है। मैं उन्हें तुरंत इनकी फोटो भेजता हूँ। उसकी बीवी कहती है, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें ये फोटो उसके फादर को नहीं भेजनी चाहिए। वो आदमी कहता है, मुझे वो लड़का देखने में गरीब लग रहा है, मेरा बॉस इनके रिलेशनशिप को कभी अप्रूव नहीं करेगा। उसकी वाइफ उसे कुछ नहीं बोलती। वो आदमी कहता है, और शायद मुझे प्रमोशन भी मिल सकता है। दूसरी तरफ हम चिंग चिंग के फादर को देखें जो कि एक बहुत ही आलीशान पार्टी में होते हैं। वो आराम से किसी से बातें कर रहे होते हैं। तभी उनका वो एम्प्लॉय उन्हें फोटो भेज देता है। वो तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं और तुरंत वो फोटो चिंग चिंग की मदर को भेजते हैं और उन्हें कॉल करते हैं। चिंग चिंग की मॉम कहती है, तुम मुझे कॉल करना कब बंद करोगे, अभी मैं काफी बिजी हूँ। चिंग चिंग के फादर कहते हैं, मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी, उसे देखो। मुझे समझ नहीं आता कि चिंग चिंग अभी तक उस लड़के के साथ क्यों है। चिंग चिंग की मॉम भी वो फोटो देखती है, पर गुस्सा होने के बजाय वो काफी खुश होती है। वो फोन पर कहती है, आखिर इस फोटो में गलत क्या है? जब तुम तुम्हारी बेटी के साथ होते हो तब तो वो ऐसे स्माइल नहीं करती जैसे अभी वो इस फोटो में कर रही है। वो फाइनली अब मुझे एक नॉर्मल लड़की जैसे लग रही है, और वैसे भी अब वो बड़ी हो गई है और जब तक वो शोहन के साथ है मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं होती। उसके फादर ये सब बातें सुनकर कॉल कट कर देते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं।
है। दूसरी तरफ अब हमारे घर जाने का समय हो चुका था। मैं मैसेज में वापस से चिंग चिंग को अपना नंबर भेजता हूँ और उसकी कार की विंडो के सामने खड़े होकर कहता हूँ, अब तक तुम्हें मेरा नंबर तो याद हो ही गया होगा, अगर तुम्हें रात में नींद ना आए तो मुझे कॉल कर लेना। चिंग चिंग कुछ कह नहीं पाती, बस शर्माती ही रह जाती है। खैर उसके बाद काफी सारे दिन बीत जाते हैं। मेरी और चिंग चिंग की काफी बातें भी होती हैं। खैर एक दिन मैं वे के साथ बाहर आया होता हूँ। वे कह रहा होता है, हमारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी जल्दी ही आने वाले हैं, मैं उसकी तैयारी में काफी बिजी हो चुका हूँ और मैं तेरे साथ ड्राइविंग प्रैक्टिस पर भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं वैसे कहता हूँ, अरे कोई बात नहीं, हम दोनों ही काफी मेहनत कर रहे हैं और मुझे वैसे भी जुलाई तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ये सुनकर वे कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम्हारे पास तो कार भी नहीं है। मैं उससे कहता हूँ, मैं कॉलेज में खरीद लूंगा। वैसे वे मुझे बताओ, मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए, बेंज, BMW या फिर ऑडी। ये सुनते ही वे कहता है, यार देख, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये जो तुम महंगी महंगी कार्स की बातें कर रहे हैं, तुम स्कूटर भी अफोर्ड कर सकते हो अभी। खैर वे के साथ घूमने के बाद मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। यूशिन तुरंत मेरे पास भागते हुए आती है। वो मुझे बताती है कि चिंग चिंग ने आज उसे अपने घर पर इनवाइट करा है। मैं यूशिन से कहता हूँ, तुमने अभी क्या कहा? यूशिन कहती है, सिस्टर चिंग चिंग ने मुझे खुद इनवाइट करा है। ये सुनकर मैं कहता हूँ, आज तक उसने मुझे तो कभी इनवाइट नहीं करा। यहाँ और सोफे पर बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ था। यूशिन सोफे पर बैठकर कहती है, शोयन भैया क्या आपको चिंग चिंग पसंद है? मैं उससे कहता हूँ, ये सब बड़ों की बातें हैं, तुम इनमें मत पड़ो, और मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम्हारी चिंग चिंग से काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। यूशिन कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं घर पर काफी बोर हो जाती हूँ अकेले। मैं यूशिन से कहता हूँ, मुझे अपना फोन दो, मुझे तुम दोनों की चैट्स देखनी है। पर यूशिन मुझे साफ मना कर देती है। मैं यूशिन से उसका फोन छीनने लगता हूँ, पर वो बार बार भागे जा रही थी। उतने में ही मेरी मॉम आ जाती है। यूशिन तुरंत मेरी मॉम को देखकर रोने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है, आंटी शोयन भैया मेरा फोन चुराने की कोशिश कर रहे थे। यूशिन के इतना कहते ही मेरी मॉम मेरे पीछे झाड़ू लेकर पड़ जाती है और यूशिन पीछे से हंस रही होती है। दूसरी तरफ चिंग चिंग बालकनी पर बैठकर गिटार बजा रही होती है। तभी मैं उसे मैसेज करता हूँ और कहता हूँ, मैंने सुना है कि तुमने मुझे और यूशिन को अपने घर पर इनवाइट करा है। चिंग चिंग कहती है, मैंने बस यूशिन को इनवाइट करा है, तुम्हें नहीं। मैं चिंग चिंग से कहता हूँ, अरे यार उसे लेकर तुम्हारे घर कौन ही आएगा, मुझे ही तो लेकर आना होगा उसे। अब मान भी लो कि तुमने हम दोनों को ही इनवाइट करा है। मैं अपने मन में कह रहा होता हूँ, यूशिन के बहाने मैं चिंग चिंग के साथ और भी टाइम बिता सकता हूँ। चिंग चिंग को ऐसा न लगे कि मैं उसके घर आना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आना तो नहीं चाहता था क्योंकि मैं काफी बिजी था, पर अब तुम इतना बुला रही हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चिंग चिंग कहती है, अगर तुम्हें मेरे घर नहीं आना तो मैं ड्राइवर को भेजकर चिंग चिंग को अपने घर बुला लूंगी, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो हंसने लगती है। मैं उससे कहता हूँ, तुम मुझे अपने घर बुलाना नहीं चाहती? मुझे थोड़ा गुस्सा आता है और आगे मैं कहता हूँ, तुम अपने एक अकेले दोस्त से अच्छे से बर्ताव नहीं कर सकती क्या? चिंग चिंग कहती है, तुम ही सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो, यूशिन भी मेरी दोस्त है। मैं कहता हूँ, पर वो तो अभी बच्ची है। चिंग चिंग कहती है, हाँ मुझे बच्चे पसंद है। ये सुनकर मैं हंसते हुए उससे कहता हूँ, अगर तुम्हें बच्चे पसंद है तो हम फ्यूचर में 3-4 कर लेंगे। पर मेरे इस मैसेज के बाद चिंग चिंग मेरा कोई रिप्लाई नहीं करती। मैं समझ जाता हूँ कि वो मुझसे गुस्सा हो गई। मैं उसे गुड नाइट बोलकर अपना फोन रख देता हूँ और सोने के लिए चला जाता हूँ। अगली सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे चिंग चिंग का मैसेज आया है। वो उस मैसेज में कह रही होती है, अगर तुमने दोबारा कभी ऐसा मजाक किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये मैसेज देखकर हंसते हुए मैं अपने मन में कहता हूँ, मेरी क्या गलती थी, फ्यूचर में तो वैसे भी ऐसा होना ही है। बाहर मैं यूशिन के पास जाकर बैठ जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या वो अपना होमवर्क कर रही है। वो मुझसे कहती है, मुझे मैथ का ये सवाल समझ नहीं आ रहा, क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं उसे साफ साफ कह देता हूँ, देखो ये मैं तुम्हारे छठे क्लास की है, इसलिए मैं दखल नहीं दूंगा, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं मैथ से दूर रहता हूँ। उस सब्जेक्ट को देखते ही मेरा सर दर्द करने लगता है। उसके बारे में तुम ऑनलाइन देख लो, पर हाँ मैं तुम्हें एक चीज सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ जिंदगी के बारे में। ये सुनकर यूशिन कहती है, कैसी एडवाइस शोयन भैया? मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें जिंदगी और लोगों के बारे में समझा सकता हूँ और मैं तुम्हें ये भी सिखा सकता हूँ कि तुम कैसे पता लगा सकते हो कि कोई लड़का अच्छा है या फिर बुरा। ये सुनते ही यूशिन कहती है, कैसे? मैं यूशिन से कहता हूँ, तुम अपने हाथ से उस लड़के की नाक को बंद कर दो, अगर वो अपने मुंह से सांस लेने लगे तो इसका मतलब है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। पर तुम्हारा भाई यानी मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, इसीलिए जितना हो सके उतनी मेरी तारीफ करा करो चिंग चिंग के सामने। ये सुनते यूशिन कहती है, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। खैर उसके बाद आंट वांग हमें लेने के लिए हमारे घर आती हैं। हम लोग कार में बैठकर चिंग चिंग के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। चिंग चिंग के घर के बाहर जो गार्डन होता है उसे देखकर यूशिन कहती है, ये कितना खूबसूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी पार्क में हो। अमीर होना सच में अच्छा होता है। खैर थोड़ी ही देर में हम चिंग चिंग के घर पहुंच जाते हैं। चिंग चिंग अपने डोर पर ही खड़ी होती है और यूशिन को अंदर बुलाती है। आंट वांग हम सबको देखकर अपने मन में कह रही होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों बस दोस्त हों। खैर उसके बाद हम लोग चिंग चिंग के घर के अंदर जाते हैं। चिंग चिंग हमसे पूछती है कि हमें कौन सी आइसक्रीम खानी है। मैं उससे कहता हूँ कि मुझे पॉप्सिकल खाना है और यूशिन एक्साइटमेंट के साथ कहती है कि उसे पुडिंग खानी है। चिंग चिंग अपना फ्रिज चेक करती है और कहती है, असल में हमारे फ्रिज में ये दोनों ही नहीं है, बस कुछ आइसक्रीम्स ही पड़ी हैं। ये सुनकर मैं कहता हूँ, मुझे कुछ भी चलेगा। खैर उसके बाद चिंग चिंग हमें आइसक्रीम्स देती है। यूशिन उसको शुक्रिया बोलती है। चिंग चिंग उससे कहती है, बातें बाद में करना, पहले खा लो। यूशिन उससे पूछती है, सिस्टर चिंग चिंग क्या ये पूरी बिल्डिंग आपकी फैमिली की है? चिंग चिंग कहती है, हाँ ये बहुत बड़ी जगह है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी कैमरास की मदद से चिंग चिंग की मॉम इन लोगों को देख रही होती है। अपनी बेटी को एंजॉय करता देख उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। यूशिन मुझसे कहती है, शोयन भैया आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं यूशिन से कहता हूँ, तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे परेशान मत करो। यूशिन चिंग चिंग से कहती है, चिंग चिंग क्या मैं तुम्हारा रूम देख सकती हूँ? चिंग चिंग हाँ कहती है। उसके बाद वो उसे अपना रूम दिखाने ले जाती है। यूशिन उसके रूम को काफी अच्छे से देख रही होती है और जब वो उसके वार्डरोब की तरफ बढ़ती है तब वो चिंग चिंग की कलेक्शन देखकर काफी शौक हो जाती है और कहती है, चिंग चिंग तुम तो सच में काफी लकी हो, तुम्हारे पास तो तुम्हारा खुद का क्लोजेट रूम है। यूशिन की बात सुनकर चिंग चिंग अपने मन में कहती है, क्या वॉकिंग क्लोजेट होना सच में कोई खुशी की बात है? यूशिन आगे कहती
कहती है, शोयन भैया का रूम तो तुम्हारे क्लोजेट से भी छोटा है, पर तुम्हें पता है मेरे शोयन भैया भी काफी अच्छा है। वो थोड़ा सा बेवकूफ है और बंदर जैसा लगता है। दोनों आपस में शोयन के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। उसके बाद चिंचिंग कहती है, चलो अब नीचे चलते हैं और चलकर कोई मूवी देखते हैं। खैर आगे आंट वांग हमें ड्रॉ करने के लिए हमारे साथ आती है। कार में बैठे यूशिन मुझसे कह रही होती है, अमीर होना कितना अच्छा होता है ना। ये सुनकर मैं यूशिन से कहता हूँ, तुम्हें बस मन लगाकर पढ़ाई करनी है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है और खूब मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं और फिर तुम भी अमीर बन जाओगी। खैर यूशिन थोड़ी परेशान होकर मुझसे पूछती है, शोयान भैया तुम वहाँ पर कुछ भी बोल नहीं रहे थे, क्या तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम्हारे और चिंचिंग के बीच बहुत बड़ा गैप है? मैं उससे कहता हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस रियलाइज हो गया कि मेरे पिछले गोल्स बहुत छोटे थे, अब मैं और भी ज्यादा ऊपर एम करूंगा। यूशिन कहती है, आपके गोल्स हैं क्या आखिर? मैं उसके हेड को पेट करते हुए कहता हूँ, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। खैर उसके बाद मैं रात में बार में जाता हूँ। वहाँ पर जाओ मुझे पैसों का एनवलप देते हुए कहती है, ये लो तुम्हारी सैलरी। अपनी पहली अर्निंग को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ। जाओ मुझे बताती है, इसमें तुम्हारी सैलरी और साथ ही में बोनस भी है। बॉस ने मुझसे ये कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं। ये टोटल 3,300 है। मैं जाओ को थैंक्स बोलता हूँ और कहता हूँ, मेरी तरफ से बॉस को भी थैंक्स बोलना। वैसे बॉस आखिर है कहाँ? जाओ मुझे बताती कि बॉस यहाँ पर आज नहीं है, उन्हें कोई जरूरी काम है। मैं जाओ से पूछता हूँ, क्या हमारी बॉस की शादी हो चुकी है? जाओ कहती है, पहले तुम कसम खाओ कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। ये सुनकर मैं कहता हूँ, मैंने अपने होठों पर फेविक्विक चिपका लिया, अब बताओ मुझे कि क्या बात है। जाओ कहती है, बॉस का एक फियांसे था, वो भी 7 सालों से। उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, पर शादी से पहले बॉस के फियांसे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी उसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनकी डेथ आज ही के दिन हुई थी। हर साल आज ही के दिन बॉस हमेशा उसकी ग्रेव पर जाती हैं। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर आगे जाओ और मैं अपना नॉर्मली काम करने लगता हूँ। टाइम बीता जाता है, तभी यहाँ पर वे आ जाता है। उस वक्त पर मैं सफाई कर रहा होता हूँ। मैं वे से पूछता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वे कहता है, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? मेरे लिए एक कोल्ड बियर लेकर आओ। मैं वे से कहता हूँ, वो फ्रिज में रखी है, खुद जाकर निकाल लो। वे जाकर चेयर पर बैठकर कहता है, ओए मैं तेरा कस्टमर हूँ तो तुम ला कर दो मुझे वे पर काफी गुस्सा आता है। खैर जाओ उसे उसकी बियर लाकर दे देती है। वे अपना चश्मा ठीक करते हुए उसे शुक्रिया कहता है और फिर मुझसे कहता है, हे तुमने कहा था तुम्हारी बॉस काफी सुंदर है और उसके पैर भी काफी लंबे हैं और उसकी आवाज भी काफी मीठी है, आखिर तुम्हारी बॉस कहाँ पर है? मुझे भी उनसे मिलवाओ। मैं वैसे कहता हूँ, तुम्हारी किस्मत खराब है, आज बॉस यहाँ पर नहीं है। ये सुनते ही वे उदास हो जाता और कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं वैसे पूछता हूँ, आखिर तुम यहाँ पर इतना लेट क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम तुम्हें कुछ नहीं कहती क्या? तब वे मुझे बताता है, मेरी मॉम बिजनेस ट्रिप पर गई है और मेरे डैड आज रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं और तुम्हें तो पता है कि आज वर्ल्ड कप है। तुम्हें तो पता ही कि मेरे डैड को सॉकर कितना पसंद है। मैं वैसे पूछता हूँ कि आज किसका मैच है? वे कहता है जर्मनी वर्सेस ब्राजील है। मेरे हिसाब से ब्राजील के जीतने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए मुझे मैच नहीं देखना। ये सुनते ही मैं तुरंत याद करने लग जाता हूँ कि 2014 में वर्ल्ड कप कौन जीता था। तभी मुझे एक ऐसी चीज याद आती है जिससे मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं अपने मन में कहता हूँ, आखिर मैं पैसे कमाने के इतने बड़े चांस को कैसे भूल सकता था। मैं वैसे कहता हूँ कि मुझे अपनी बाइक की चाबी दे। वे कहता है, आखिर तुम्हें मेरी बाइक क्यों चाहिए? मैं कहता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया और वे की पॉकेट से चाबी लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं उससे कहता हूँ, मैं बाद में तेरी गाड़ी तेरे घर पर पहुंचा दूंगा और मैं उसकी बाइक लेकर काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता हूँ। मुझे असल में इस वर्ल्ड कप पर बेट लगाना था। मैं जल्दी से बेट लगाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता हूँ। मैं जाते ही उनसे कहता हूँ, क्या मैं अभी भी जर्मनी और ब्राजील वाले मैच पर बेट लगा सकता हूँ? वो अंकल कहते हैं, हाँ तुम लगा सकते हो। वो मुझे देखकर कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम पहली बार बेट लगा रहे हो, ज्यादातर लोगों ने आज ब्राजील पर बेट लगाई है। मेरी मानो तो तुम भी अपनी बेट ब्राजील पर लगाओ क्योंकि जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस ब्राजील के हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे जर्मनी पर बेट लगानी है। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि जर्मनी जीत जाएगी और 5 से ज्यादा स्कोर कर पाएगी? तुम बस अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो। मैं उनसे कहता हूँ, मुझे पैसे बर्बाद करने दीजिए, आप बस मेरी बेट जर्मनी पर लगा दीजिए। वैसे कितने की बेट लगाने पर कितने मिलते हैं? अंकल बताते हैं, 1 युआन लगाने पर 150 मिलते हैं। ये सुनकर मैं अपने मन में सोचने लगता हूँ, इसमें पैसे तो काफी ज्यादा मिल रहे हैं, पर मेरे सारे पैसे अभी स्टॉक मार्केट में पड़े हुए हैं। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है सोचने का। मुझे अभी अभी जो सैलरी मिली होती है मैं अपनी पूरी सैलरी को जर्मनी पर लगा देता हूँ। अंकल मुझे देखकर थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, बच्चे इतने पैसे मत लगाओ, अगर जर्मनी हार गई तो तुम्हारे सारे पैसे चले जाएंगे। मैं मुस्कुराते हुए उनसे कहता हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, आप बस बेट लगा दीजिए। उसके बाद वो मेरी बेट लगा देते हैं और मुझे एक टोकन देते हैं। वो अभी भी कह रहे होते हैं कि ब्राजील के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, पर मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता हूँ। अंकल अपने मन में सोच रहे होते हैं, आजकल के ये यंग लोग भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं, जर्मनी ब्राजील से जीत ही नहीं पाएगी। खैर मैं बाइक चलाते हुए अपने मन में सोच रहा होता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पैसे कमाने का इतना बढ़िया मौका इतनी आसानी से भूल गया था। जीतने पर मुझे ऑलमोस्ट 5 लाख युआन मिलेंगे, इतना भी मेरे लिए काफी है और ये पूरे 5 लाख मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। उससे मेरा प्रॉफिट 10 गुना ज्यादा या फिर 100 गुना ज्यादा भी हो सकता है। खैर आगे जब मैं अपने बार में वापस जाता हूँ तो वे अभी भी वहीं पर बैठा होता है। मैं उसे उसकी गाड़ी की चाबी वापस कर देता हूँ। वो मुझसे पूछता है कि मैं कहाँ पर गया था, पर मैं उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता हूँ ये एक सीक्रेट है। मैं जाओ से कहता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने आज मेरा काम संभाला, मैं कल तुम्हारे बदले साफ सफाई करूंगा। जाओ कहती है, कोई बात नहीं, जल्दी करो और अपने दोस्त को लेकर घर जाओ। मैं उससे कहता हूँ, ठीक है कल मिलते हैं। ओए वे चल यहाँ से चलते हैं। घर पर आने के बाद मैं उस बेट के टोकन को देख रहा होता हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि कल मैं जीतने वाला हूँ, इसीलिए मैं चुपचाप उस टोकन को एक किताब के अंदर रखकर चुपचाप सो जाता हूँ। मेरे 3,300 कल तक 5 लाख बन जाएंगे। मैं कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये कहकर मैं सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ और फोन को तुरंत चेक करता हूँ। वे मुझे मैसेज करके बताता है कि जर्मनी जीत गई। वे को यकीन नहीं हो रहा होता कि जर्मनी कैसे जीत गई। मैं तुरंत अपनी वही किताब उठाता हूँ और उसमें से अपने बेट के टोकन को निकाल लेता हूँ। मैं जल्दी से अपने बेड से उठा हूँ और जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ
और फिर अपने जूते पहनकर घर से जाने लगता हूँ। मैं जाते जाते यूशिन से कहता हूँ मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं सुबह में ही बाहर जा रहा हूँ, और हाँ तुम अपना ब्रेकफास्ट करना मत भूलना। ये कहकर मैं अपने घर से निकल जाता हूँ और तुरंत अपने बेड के पैसे लेने के लिए लॉटरी सेंटर में आ जाता हूँ। वहाँ पर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करता हूँ और उसके बाद जाकर वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देता हूँ। वो स्टाफ उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करती है और थोड़ी ही देर में मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आ जाती है मेरे बैंक में 5 लाख युआन क्रेडिट कर दिए गए। मैं वहाँ की स्टाफ को शुक्रिया बोलता हूँ और उसके बाद अपने घर वापस आ जाता हूँ यूशिन के लिए व्हाइट कट चिकन लेकर। जैसे ही वो ये देखती है वो अपना फोन तुरंत साइड रखती है और कहती है शोयन भैया तुम तो अमीर हो गए हो। मैं यूशिन से कहता हूँ मैंने तो बस चिकन ही खरीदा है, आखिर इसमें अमीर होने वाली क्या बात है। यूशिन कहती है अरे आपके पास पैसे कब होते हैं, अगर आप अमीर नहीं होते तो आप ये कैसे खरीदते हैं। मैं उससे कहता हूँ फालतू की बातें बंद करो और खाओ। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। यूशिन अपने मन में कह रही होती है भैया कुछ तो छुपा रहे हैं। मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ। मैं जल्दी से अपने सारे पैसों से स्टॉक्स खरीद लेता हूँ और सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं काफी ज्यादा खुश होता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंग चिंग कॉमिक्स पढ़ रही होती है। उसके बाद वो यूशिन को मैसेज करती है यूशिन तुम क्या कर रही हो, क्या तुम घर पर अकेली हो। यूशिन कहती है नहीं मेरा भाई भी साथ में है। चिंग चिंग पूछती है वो क्या कर रहा है। यूशिन तुरंत उसका फोटो खींच लेती है जब वो मुस्कुरा रहा होता है और उसे चिंग चिंग को भेज देती है और कहती है मुझे नहीं पता बस फोन को देकर मुस्कुराए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके पास थोड़े पैसे आ गए हैं। चिंग चिंग उसकी फोटो देखकर थोड़ा हंसी है। उसके बाद यूशिन उससे कहती है मेरा भाई कॉलेज के लिए शंघाई जा रहा है, आप कौन से कॉलेज में जा रही हो। चिंग चिंग उसे बताती कि वो भी शंघाई जा रही है। ये सुनकर यूशिन काफी खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, जब मैं भी शंघाई आऊंगी तब हम लोग फिर से साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं। पर चिंग चिंग थोड़ी उदास लग रही होती है और कहती है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे नए लोगों से मिलने में काफी डर लगा है। जिस पर यूशिन उससे कहती है फिक्र मत करो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे भाई से बोल देना, वो काफी ज्यादा अच्छा है। और वैसे मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। चिंग चिंग कहती है कौन सा सीक्रेट। यूशिन कहती है मेरे भाई ने आपकी चैट को पिन कर रखा है। ये सुनकर चिंग चिंग ब्लश करने लगती है और कहती है ये लड़का पागल है, पर अपने मन में काफी खुश होती है। खैर इसी के साथ कुछ दिन बाद यूशिन के जाने का टाइम हो जाता है। उसकी मॉम उसे लेने आ जाती है। यूशिन मेरा हाथ पकड़ कर कहती है मेरी बात सुनो शोयन भैया, आपको चिंग चिंग को प्रोटेक्ट करना होगा कॉलेज में। मैं यूशिन के गाल पिंच करते हुए कहता हूँ आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। खैर उसके बाद उसकी मॉम उसे लेकर जाने लगती है। उनके जाने के तुरंत बाद मेरी मॉम मुझसे पूछती है आखिर ये चिंग चिंग कौन है जिसके बारे में यूशिन कह रही थी। मैं और मेरी मॉम वॉक करते हुए घर जा रहे होते हैं। मैं अपनी मॉम से कहता हूँ चिंग चिंग बस मेरी दोस्त है। मेरी मॉम मुझसे कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मेनक्या होती है ना। मैं ये सुनकर हैरान हो जाता हूँ और कहता हूँ वेट आपको मेरे और मेनक्याओं के बारे में पता था। मॉम कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, तुम उसके लिए हर एक दिन नाश्ता ले जाते थे और साथ ही मैं उसको डेली चॉकलेट्स भी देते थे। मैं मॉम से कहता हूँ अरे मॉम पुरानी बातें भूल जाइए, अब मेरा और उसका कुछ भी नहीं चल रहा। ये सुनकर मेरी मॉम हंस पड़ती है और कहती है क्या उसने तुम्हारा काट दिया। मैं कहता हूँ नहीं नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे पता चल गया कि वो मेरे लायक नहीं है और आप फिक्र मत करिए मॉम, मैं आपके लिए एक अच्छी बहू ढूंढ कर लाऊंगा। खैर ऐसे ही मैं और मेरी मॉम बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे होते हैं। हम देखते हैं चिंग चिंग अपने रूम में गिटार बजा रही होती है। तभी वो उठकर लैपटॉप की तरफ जाती है और जो सॉन्ग उसने यूट्यूब पर डाला था जब वो जाकर चेक करती है तो वो सॉन्ग वायरल हो चुका होता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। कमेंट्स में हर कोई सॉन्ग की तारीफ कर रहा होता है। तुम लोग भी मेरी वीडियोस की तारीफ कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। देखो मैं नहीं रोकूंगा तुम लोगों को तारीफ करने से, तुम लोग कर सकते हो, जाओ और अभी करो। चिंग चिंग तुरंत अपना फोन उठाकर शोयन को मैसेज करती है और उसे बताती कि हमारा सॉन्ग वायरल हो चुका है। शोयन भी थोड़ा हैरान होता है पर एक मुस्कुराहट के साथ कहता है ये तो काफी बढ़िया है। वो मुझे बताती कि हमारा सॉन्ग यूट्यूब पर 21 रैंक कर रहा है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता हूँ और तुरंत जाकर चेक करता हूँ और हाँ वो सच कह रही होती है। मैं चिंग चिंग से कहता हूँ तुम्हें तो अब सिंगर बन ही जाना चाहिए, पर वो थोड़ी निराश होकर कहती है सपने देखना बंद करो, मेरा कोई भी प्लान नहीं है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ज्वाइन करने का। खैर आगे मैं उससे बताता हूँ कि यूशिन ऑलरेडी अपने घर जा चुकी है। वो कहती है कि उसे पहले से पता है। ये सुनकर मैं कहता हूँ अगर यूशिन मेरे साथ नहीं है तो क्या तब भी तुम मुझे अपने घर बुलाओगी। ये सुनकर चिंग चिंग एक पल के लिए थोड़ा सोचती है और फिर कहती है तुम कभी भी आ सकते हो। इस बार उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ। वो आगे मुझे बताती कि उसकी मॉम अब उसके साथ रह रही है। मैं उसे बताता हूँ कि मेरे पास कुछ फ्री टाइम है तो मैं उसके घर आ सकता हूँ। वो हंसती और कहती है बस अब बाद में बात करते हैं, मैं नहाने जा रही हूँ। चिंग चिंग अपना टॉवल उठाती है। तभी शोयन का एक और मैसेज आता है अरे यार अब तो वीडियो कॉल करना बनता है। चिंग चिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है ठरकी कहीं का। अगली सुबह मैं अपना फोन देख रहा होता हूँ और स्टॉक मार्केट काफी अच्छी चल रही होती है। उसके बाद मैं उठकर तैयार हो जाता हूँ। आज मेरी जॉब का आखिरी दिन था। मैं अपनी जॉब के लिए निकल जाता हूँ। जाओ और मैं मिलकर पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे होते हैं। मैं साथ में सिंगिंग भी कर रहा होता हूँ। उसके बाद रात में जब बार बंद हो जाता है बॉस मुझे अपने पास बुलाती है और मुझे पैसों वाला एक और रेड एनवलप देती है। मैं उनसे कहता हूँ ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। बॉस कहती है इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझना, तुम कॉलेज जा रहे हो इसलिए मैंने तुम्हें ये दिया है, जाकर कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो। पर फिर भी मैं अपनी बॉस से कहता हूँ पर ये पैसे सच में ज्यादा है। ये सुनकर जाओ कहती है आखिर तुम्हारे जैसे बेशरम इंसान को शर्म कब से आने लगी, चुपचाप रख लो। ये सुनकर मैं कहता हूँ जाओ तुम्हारी बातों से मुझे हर्ट हुआ है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगती हैं। उसके बाद हम सब मिलकर साथ में ड्रिंक्स करते हैं और साथ में खूब सारी बातें भी करते हैं। हमें बात करते हुए काफी टाइम हो जाता है। अब मेरे जाने का समय हो चुका था। मैं जाओ से कहता हूँ जाओ आ जाओ, हक करते हैं। जाओ को हक करने के बाद मैं कहता हूँ अब मेरी फेवरेट बॉस की बारी है। उसके बाद मेरी बॉस भी आकर मेरे गले लग जाती है। मुझे बॉस को हक करता देख जाओ कहती है तुम्हें बस बहाना चाहिए था बॉस को हक करने का। मैं हंसते हुए कहता हूँ सच में यहाँ से दूर जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बॉस कहती है जल्दी करो और जाओ, इसे एक इमोशनल गुड बाय मत बनाओ। मैं उन दोनों को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जाओ भी चली जाती है। बॉस पूरे बार में अकेली होती है और अपने मन में कुछ सोचने लग जाती है। तभी से शिफ्ट होता है चिंग चिंग के घर पर। चिंग चिंग के फोन पर कॉल आ रहा होता है। जब उसकी मॉम फोन उठाकर देखती कि कॉल किसका है तो उन्हें पहले से ही पता होता है कि ये कॉल शोयन का होगा। तभी उन्हें पैरों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो फोन वापस से टेबल पर रख देती है और बुक पढ़ने का नाटक करने लगती है। तभी चिंग चिंग यहाँ पर आ जाती है और अपना फोन उठाकर अपने रूम में चली जाती है। चिंग चिंग शोयन से
कहती है तुम मुझे मैसेज भी तो कर सकते थे, तो कॉल क्यों करी। शोएन कहता है मेरा नेट इतना अच्छा चल नहीं रहा था, वैसे मेरी पार्ट टाइम जॉब खत्म हुई तो कैसा रहेगा अगर हम कल शाम मॉल चले तो चिंग काम का सामान खरीद लेंगे। चिंग चिंग भी साथ में जाने के लिए मान जाती है। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ ठीक है फिर कल शाम में मिलते हैं। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। चिंग चिंग की मॉम उससे पूछती है इस टाइम पर तुम्हें कौन कॉल कर रहा था। चिंग चिंग अपनी मॉम से कहती है शोएन का कॉल था और वो कल मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाहता है। चिंग चिंग की मॉम उसे एक और चीज बताती है मुझे जल्दी एक बिजनेस ट्रिप पर निकलना होगा, मैंने तुम्हारे डैड को बोल दिया है मेरी जगह वो तुम्हें शंघाई ले जाएंगे। पर चिंग चिंग इस बात पर मना कर देती है। चिंग चिंग की मॉम उसे समझाती है पर चिंग चिंग मानने को तैयार ही नहीं होती। उसे अपने डैड के साथ नहीं जाना होता। वो अपनी मॉम से अपना हाथ छुड़ाकर अपने रूम में चली जाती है। उसकी मॉम उसके डैड को कॉल करती है और कहती है तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ शंघाई नहीं जाना चाहती। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं अगर वो मेरे साथ नहीं जाएगी तो आखिर वो जाएगी कैसे। उसकी मॉम कहती है तुम्हारी बेटी बहुत जिद्दी है, मैं उसे समझा नहीं सकती। उसके डैड कहते हैं मैं आज तुम्हारे घर आकर खुद उससे बात करूंगा, तो मेरे लिए भी डिनर तैयार रखना। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है हाँ तुम भी यहाँ पर आकर एक बार ट्राई कर लो। उसके बाद उसके डैड कॉल काट देते हैं। खैर अगले दिन मैं कैब करके चिंग चिंग के घर पर आ जाता हूँ, पर उसका सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा होता, इसीलिए मैं उसे कॉल करके बाहर बुला लेता हूँ। वो जल्दी से मुझे लेने भी आ जाती है। मेरे साथ चलते हुए चिंग चिंग मुझसे कहती है मैं तुम्हें पहले याद दिला देती हूँ कि मेरी मॉम आज घर पर है। ये सुनकर मैं कहता हूँ तो क्या हुआ, मुझे डर नहीं लगता, वैसे भी कौन सा तुम्हारी मॉम मुझे झाड़ू लेकर बाहर भगा देंगी। चिंग चिंग मेरी बात सुनकर हंसने लगती है। जैसे ही हम लोग घर के करीब पहुंचते हैं मैं देखता हूँ कि डोर पर चिंग चिंग की मॉम खड़ी है। वो काफी अच्छे से मेरा स्वागत करती है और मुझे अंदर आने के लिए कहती है। मैं घर के अंदर आते ही उन्हें ग्रीट करता हूँ। उसके बाद वो किचन में जाकर मुझसे पूछती है तुम पानी पियोगे या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे कुछ भी चलेगा, पर चिंग चिंग हमारी बात बीच में ही काट देती है और कहती है मॉम इसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम अभी ही जा रहे हैं। चिंग चिंग की मॉम कहती है ठीक है फिर मैं आंट मॉम को बुला लेती हूँ, वो तुम लोगों को ले जाएंगी। ये सुनकर मैं उनसे कहता हूँ आंटी अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो मुझे ड्राइव करना आता है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ये सुनकर चिंग चिंग की मॉम कहती है पर तुमने तो अपने पूरे समर हॉलीडेज काम करने में बिता दिया था, तो तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस कब मिला। ये सुनकर मैं उनसे कहता हूँ मैं शाम में काम करता था, सुबह मेरे पास फ्री टाइम रहता था। ये सुनकर चिंग चिंग के मॉम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वो अपने मन में कहती है ये लड़का तो सच में काफी मेहनती है। खैर चिंग चिंग गाड़ी की चाबी शोएन को दे देती है। मैं आंटी से कहता हूँ आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसकी मॉम मुझसे कहती है मुझे तुम पर भरोसा है और आज चिंग चिंग को 6 बजे से पहले घर ले आना, आज उसके डैड भी आ रहे हैं इसीलिए हम साथ में डिनर करेंगे। मैं कहता हूँ कोई भी दिक्कत की बात नहीं है आंटी, मैं समय से पहले उसे ले आऊंगा। ये कहकर मैं चिंग चिंग को लेकर निकल जाता हूँ। गाड़ी चलाते हुए मैं चिंग चिंग से कहता हूँ तुमने नोटिस किया कि अब तुम्हारी मॉम का बर्ताव मेरे साथ अच्छा हो गया है। चिंग चिंग कहती है तो क्या हो गया, और गाड़ी अच्छे से चलाओ तुम समझे। मैं उससे कहता हूँ फिक्र मत करो मैं प्रो हूँ, और ये कहते ही मैं गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता हूँ। हम लोग मॉल पहुंच जाते हैं और कई सारे स्टोर्स को चेकआउट करने लगते हैं। हम बहुत सारी शॉप्स पर जाते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं और अलग अलग चीजें खरीदते हैं। उसके बाद हम लोग एक सुपर मार्ट में आकर और भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। मैं चिंग चिंग से कहता हूँ आज मैं तुम्हें अपने पास से डिनर करवाता हूँ, पर आज तुम अपनी फैमिली के साथ डिनर करने वाली हो। हम लोग गाड़ी में सामान रख रहे होते हैं। चिंग चिंग मुझसे कहती है तुम सच में मुझे डिनर करवाने वाले थे, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मैं उससे कहता हूँ मेरे ऊपर शक मत करो, मैंने पिछले कुछ महीनों में अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, मैं अब गरीब नहीं रहा। ये सुनकर चिंग चिंग कहती है कोई ना डिनर को रहने देते हैं, सामने स्टारबक्स है, चलो तुम्हारी तरफ से कॉफी। मैं उसे कहता हूँ ठीक है चलो। दूसरी तरफ चिंग चिंग के डैड घर पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं चिंग चिंग कहाँ पर है। उसकी मॉम बताती है वो शोएन के साथ बाहर गई हुई है। ये सुनकर उसके डैड को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं और तुमने उसे उसके साथ जाने दिया। उसकी मॉम कहती है क्यों तुम्हें कोई दिक्कत है। डैड कहते हैं मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो, अगर यही सब चलता रहा तो बात बहुत आगे तक पहुंच जाएगी। उसकी मॉम बुक रहते हुए कहती है जब तक मेरी बेटी खुश है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी उसके डैड को बाहर से कार का साउंड आता है। वो दोनों घर से बाहर आकर देखते हैं तो शोएन चिंग चिंग के साथ वापस आ चुका होता है। शोएन उसके लिए डोर ओपन करता है और गाड़ी से सामान निकालते हुए चिंग चिंग से कहता है जब मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें खरीदूंगा। ये सुनकर चिंग चिंग मुस्कुराती है, पर तभी चिंग चिंग की नजर अपने डैड पर पड़ती है जो कि काफी गुस्से में होते हैं। उन्हें देखकर चिंग चिंग का मूड खराब हो जाता है। शोएन भी उन्हें देख लेता है। चिंग चिंग की मॉम कहती है तुम लोग तो काफी जल्दी आ गए। मैं उसकी मॉम से कहता हूँ हमें लगा अगर रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो हम लेट हो जाएंगे, इसीलिए हम जल्दी आ गए। जैसा मैंने कहा था मैं चिंग चिंग को 6 बजे से पहले ले आऊंगा और अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। वो चिंग चिंग को उसका सामान पकड़ाते हुए कहता है बाद में फोन पर बात करते हैं। पर तभी उसकी मॉम कहती है शोएन अभी काफी लेट हो चुका है, तुम भी हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करते। ये सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं डिनर के टाइम पर चिंग चिंग एक बाउल में राइस निकाल रही होती है। ये देखकर उसके डैड कहते हैं मेरा पेट भर गया है, मैं और नहीं खा सका। पर चिंग चिंग कहती है तो मैं ये चावल आपके लिए थोड़ी निकाल रही हूँ, और वो चावल का बॉल चिंग चिंग जाकर शोएन को देती है। ये देखकर उसके डैड और भी गुस्सा हो जाते हैं। उसकी मॉम कहती है शोएन तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। मैं ये सुनकर आंटी को थैंक्स बोलता हूँ और खाना शुरू करता हूँ। जब हम सब खाना खा रहे होते हैं तब चिंग चिंग के फादर भी हमारे पास आकर बैठ जाते हैं। वो चिंग चिंग से कहते हैं तुम्हारी मॉम और मैंने आपस में बात कर लिया, तुम्हें शंघाई मैं लेकर जाऊंगा, अगर तुम्हें वहाँ का डॉम पसंद नहीं आता तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर कोई फ्लैट खरीद दूंगा। चिंग चिंग कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं वहाँ खुद चली जाऊंगी, अगर आप दोनों बिजी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इन सब की बातें तो सुनता हूँ पर मैं इस फैमिली मैटर में कुछ भी नहीं बोलता। उसके डैड कहते हैं जब मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहती। तभी मैं उनकी बात काट कर बीच में चिंग चिंग से बोलता हूँ मैं भी तो शंघाई जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती। इस पर चिंग चिंग तुरंत एग्री कर जाती है। ये सुनकर उसके डैड पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। मैं आगे कहता हूँ मैं 28 तारीख को शंघाई जाने वाला था पर मैं 27 को भी जा सकता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी हमारे साथ शंघाई जा रहा है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं चिंग चिंग को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। उसकी मॉम ये सुनकर कहती है
हैं, क्या तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे? मैं उनसे कहता हूँ हमें बस रजिस्ट्रेशन ही तो करवाना है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसकी मॉम सोच में पड़ जाती है। मैं उनसे आगे कहता हूँ आंटी आप फिक्र मत करिए, पहले मैं चिंचिंग को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा और जैसे ही वो सेटल हो जाएगी उसके बाद मैं अपना काम देखूंगा। ये सुनकर चिंचिंग के फादर अपना खाना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि उनका पेट भर गया है। वो काफी ज्यादा नाराज हो चुके होते हैं। वो चुपचाप जाकर सोफे पर पेपर पढ़ने की एक्टिंग करने लगते हैं। ये सब देखकर मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। मैं आंटी से कहता हूँ मुझे अब काफी देर हो चुकी है, अगर मैंने और देर करी तो मेरे पेरेंट्स को मेरी चिंता होने लगेगी। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मैं उनसे कहता भी हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, पर फिर वो कहती कि उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं मान जाता हूँ। जाते जाते मैं चिंचिंग से कहता हूँ मैसेज पर बात करते हैं। जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ तब उसके डैड उससे पूछते हैं चिंचिंग तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो या फिर तुम सच में उस शोयान को पसंद करती हो? चिंचिंग उनकी बात को इग्नोर कर देती है। बाहर उसकी मॉम मुझसे कहती है कार को तुम ड्राइव क्यों नहीं करते? मैं उनसे कहता हूँ हाँ क्यों नहीं, मेरी ड्राइविंग काफी अच्छी है। उसके बाद मैं कार के अंदर बैठ जाता हूँ और उसे ड्राइव करने लगता हूँ। चिंचिंग की मॉम मुझसे काफी सारी बातें करती है। फिर आगे वो मुझसे पूछ ही लेती है तुम और चिंचिंग कितना आगे तक गए हो अभी तक? मैं उनसे साफ कह देता हूँ चिंचिंग और मैं बस दोस्त हैं। उसकी मॉम आगे कहती है फिर आगे का तुम्हारा क्या प्लान है? मैं थोड़ा सीरियस होकर कहता हूँ आंटी मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है, पर मैं सच कहना चाहता हूँ शायद से फ्यूचर में मैं और आपकी बेटी कपल बन सके। ये सुनते उसकी मॉम कहती है तुम तो सच में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मैं उनसे कहता हूँ अगर मैं कुछ और कहता हूँ तो आप वैसे भी मेरा यकीन नहीं करती। उसकी मॉम आगे कहती है चिंचिंग के कभी ज्यादा दोस्त नहीं रहे, पर फिर तुम उसकी लाइफ में है। मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या कहना चाहती थी। मैं उनसे कहता हूँ आप मेरे मोटिव को जानना चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी के आसपास क्यों रहता हूँ? आंटी मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा परेशान मत होइए, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। अगर मैं शंघाई चला भी जाता हूँ तब भी मैं अपनी बात पर टिका रहूंगा। जब तक हम दोनों की एज नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। ये सुनकर उसकी मॉम के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहती है शायद से मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी। खैर आगे मैं उनसे कहता हूँ आज तक मैंने कभी अपनी लाइफ में इनसिक्योर फील नहीं करा था जब तक मैंने आपका घर नहीं देखा था। जब मैंने पहली बार आपका घर देखा मुझे मेरे और आपकी बेटी के बीच गैप नजर आ गया था, पर अभी मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है इसीलिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब तक मैं उसके लिए बेहतर नहीं बन जाता तब तक हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। क्या अब आपको थोड़ी तसल्ली मिली? ये सब सुनकर उसकी मॉम कहती है शोयान जब वो दिन आएगा तब सबसे पहले मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ये सुनकर मैं उनसे कहता हूँ शायद से वो दिन जल्दी ही आएगा। खैर उसके बाद हमारी काफी लंबी बातचीत चलती है। चिंचिंग की मॉम को समझ आ जाता है कि शोयान से बेटर लड़का चिंचिंग के लिए नहीं हो सकता। आगे मैं अपने घर पर आ जाता हूँ और मैं चिंचिंग को मैसेज करता हूँ कि वो मुझे अपना आईडी नंबर भेज दे ताकि मैं हमारी टिकट्स बुक कर सकूं। चिंचिंग मुझे अपना आईडी नंबर भेज देती है। उसके बाद वो मुझसे पूछती है कि उसकी मॉम से मेरी क्या बात हुई थी। मैं उससे कहता हूँ ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने बस मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला था। आगे हम लोग सारी प्लानिंग कर लेते हैं और सुबह के 8:30 बजे मिलने का प्लान करते हैं। उसके बाद मैं मिलने का टाइम वे को बताने चला तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं उससे कहता हूँ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अचमानमा पढ़ना बंद कर दूंगा हमेशा के लिए। ये सुनते ही वे को मुझ पर यकीन हो जाता है। उसके बाद मैं उसका भी आईडी नंबर मांग लेता हूँ टिकट्स खरीदने के लिए और उसे मिलने की टाइमिंग बता देता हूँ। उसके बाद मैं फोन कट कर देता हूँ। शंघाई जाने से एक दिन पहले मैं अपने दोनों साइड्स के ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता हूँ। मुझे दो रेड एनवलप भी मिलते हैं जिसमें अच्छे खासे पैसे रखे होते हैं। जब हम लोग गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल रहे होते हैं तब मेरी मॉम मुझसे कहती है जब तुम पैसे कमाने लग जाओ तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हमेशा इज्जत करना। मैं उनसे कहता हूँ हाँ क्यों नहीं मॉम। ये सुनकर वो खुश होती है। उसके बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं। रात में मैं अपना सारा सामान पैक कर रहा होता हूँ। मेरी मॉम मुझसे कहती है सब फिर से चेक कर लेना कि तुमने सारा सामान रखा है कि नहीं, और अगर तुम चाहो तो डैड तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा सकते हैं। मैं उनसे कहता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कार बुक कर लिया। मेरी मॉम आगे मुझसे कहती है हर दिन अपने कपड़े बदलना मत भूलना और उन्हें उतारने के बाद उन्हें अच्छे से धोना। वो मुझसे ऐसे ही और भी काफी सारी बातें कहती है। मैं उनसे कहता हूँ मैं सब समझ गया। वो मुझसे कहती है जब तुम वहाँ पहुंच जाना तो तुरंत मुझे मैसेज करना। आगे वो कहती है अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, समझे? मैं उनसे कहता हूँ मैं समझ गया। वो आगे और भी कुछ कहने जा रही होती है पर मैंने बीच में रोककर कह देता हूँ मॉम अब बस भी करिए, मैं सब समझ गया। अगर आप मुझे पूरी रात समझाएंगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। आप ज्यादा चिंता मत करिए, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। उसकी मॉम कहती है हाँ कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए अब तुम, जो मॉम को चुप रहने के लिए बोल रहे हो। मैं अपनी मॉम को हाँ करते हुए कहता हूँ अरे मॉम अब वापस से सास बहू वाला ड्रामा मत शुरू कर दीजिएगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप अपने कमरे में जाइए और जाकर सो जाइए। अगली सुबह मैं सोकर उठता हूँ। मैंने बस अपना नाश्ता फिनिश ही करा था तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। मैं जाकर देखता हूँ तो ये वे होता है। वो मुझसे कहता है तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, आखिर हम कब जाने वाले हैं? मैं उससे कहता हूँ पहले अंदर आ जाओ। मेरे मॉम डैड भी आकर वे से मिलते हैं। वे उन दोनों को अच्छे से ग्रीट करता है। मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ अब आप दोनों अपने काम पर जा सकते हैं, मैं जब जा रहा हूँ तब घर अच्छे से बंद कर लूंगा। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें ड्रॉप करने के लिए तुम्हारे साथ चल सकते हैं। पर उसके डैड कहते हैं चलो भी अब वो 18 साल का हो चुका है, वो कोई बच्चा नहीं रहा, इसके बारे में इतनी चिंता मत करो। आगे मेरी मॉम कहती है ठीक है मैं समझ गई, बस अपना कोई सामान मत भूलना। मैं उनसे कहता हूँ हाँ मैं समझ गया मॉम। उसके बाद मेरे पेरेंट्स अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। वे मुझसे कहते हैं आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब तक आएगी? मैं उससे कहता हूँ पहले तुम आराम से बैठ जाओ, वो भी जल्दी ही आ जाएगी। मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आता हूँ। वे सोफे पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है आखिर इसकी गर्लफ्रेंड होगी कौन? क्या वो हमारे स्कूल से होगी? अगर वो हमारे स्कूल से है तो मैं उसे जानता हूँ। कुछ ही देर में मैं कपड़े बदल कर आ जाता हूँ और वे से चलने के लिए कहता हूँ। हम लोग अपना सामान लेकर मेरे घर से निकल जाते हैं और अपार्टमेंट के बाहर वाले गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वे कहता है हमारी कार कहाँ पर है जो तुमने बुक करी थी? मैं उससे कहता हूँ वो देखो वो खड़ी हमारी कार। उस कार को देखकर वे पूरा हैरान हो जाता है और कहता है अरे ये तो बहुत महंगी कार है। मैं उससे कहता हूँ बातें करना बंद करो और जल्दी से आगे चलो। हम लोग जाकर उस कार में बैठ जाते हैं। वो कार किसी और की नहीं बल्कि चिंचिंग की होती है। चिंचिंग पहले से ही कार में बैठी होती है। मैं उसे वे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वे भी उसे हेलो बोलता है और उसकी कुछ देर बाद अपने मन में सोचने लगता है आखिर ये शोयन की किस्मत
किस्मत कितनी बढ़िया है, इसको कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड मिल गई। वे कार में बैठे बैठे शोन को मैसेज करता है, आखिर ये इतनी प्यारी लड़की तेरे जैसे बंदर से क्यों सेट है, आखिर मुझसे गलती हो कहाँ रही है। मैं वैसे कहता हूँ अपने काम पर ध्यान दे। खैर आगे मैं चिंचिंग से कहता हूँ मैंने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा है, हम शंघाई बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। खैर थोड़ी देर बाद हम स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन की एंट्रेंस हमारे सामने होती है। कार से उतरने के बाद जब वे चिंचिंग को देखता है तो वो अपने मन में कहता है, जब ये कार में बैठी थी तब मैंने नोटिस नहीं करा, पर ये लड़की तो काफी लंबी भी है, ये खूबसूरत है, लंबी है और हर एक चीज में अच्छी है। ये शोयन जैसे लंगूर को इस जैसा अंगूर मिला कैसे है। खैर आगे मैं चिंचिंग से कहता हूँ तुम्हारा बड़ा वाला बैग मैं पकड़ लेता हूँ। चिंचिंग कहती है ठीक है। फिर मैं उन दोनों को स्टेशन के एंट्रेंस तक का रास्ता दिखाता हूँ। हम लोग स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। मैं उन दोनों से उनकी आईडी मांगता हूँ और कहता हूँ कि मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, तब तक तुम दोनों बैग्स का ध्यान रखना। मैं उन दोनों की आईडी लेकर टिकट लेने के लिए चला जाता हूँ और जल्दी से टिकट ले भी लेता हूँ। मैं उन दोनों से जाकर कहता हूँ मैंने टिकट्स ले लिए हैं, चलो चलते हैं। मैं उसके बाद उन दोनों को उनकी सीट्स बताता हूँ। वे तुम लेफ्ट में बैठोगे, मैं मिडिल में बैठूंगा और चिंचिंग मेरे राइट में। वे कहता है तुम मुझे सबसे बेकार सीट दे रहे हो। मैं उससे कहता हूँ अरे कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर की तो बात है। वे कहता है ठीक है कोई ना। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आ जाती है। मैं ट्रेन के अंदर जाकर अपना सामान रख देता हूँ और उसके बाद अपनी सीट पर आकर बैठ जाता हूँ। मैं अपना फोन निकाल कर अपने पेरेंट्स को मैसेज कर देता हूँ कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। मैं बाकी दोनों से भी कहता हूँ कि वो लोग भी यही करें। वे भी अपने पेरेंट्स को मैसेज कर देता है। मैं अपने डैड को मैसेज करके बता देता हूँ कि मैं ट्रेन में हूँ। वो कहते हैं कि वो समझ गए। मैं उनसे आगे मैसेज में कहता हूँ आप हमेशा घर पे खांसते रहते थे, पर अब मैं घर पे नहीं होऊंगा, तो अब से अपना ध्यान रखिएगा और स्मोक थोड़ा कम करिएगा। फोन के दूसरे साइड से अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर उसके डैड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कह रहे होते हैं मेरा बेटा तो सच में बड़ा हो चुका है, उसे अपने डैड की हेल्थ की चिंता है। मुझे तुम्हारे मुंह से ये सुनकर काफी अच्छा लगा। वैसे मैंने आपकी सिगरेट्स के सारे डिब्बे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया ताकि आप उन्हें पी ना सके। ये सुनते ही उसके डैड का चेहरा पत्थर का बन जाता है और वो टूट भी जाते हैं। मेरे डैड मुझे तुरंत कॉल लगाते हैं, पर मैं उनकी कॉल अब नहीं उठाता। वे मुझसे कहता है अंकल तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम उनकी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। मैं उससे कहता हूँ फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी उन्हें मैसेज कर दिया है। उसके बाद मैं चिंचिंग से कहता हूँ टाइम वेस्ट करना बंद करो चिंचिंग, तुम भी अपने पेरेंट्स को बता दो। पर वो मुझसे कहती है कि उसे नहीं बताना। मैं उसका फोन उठाता हूँ और कहता हूँ तो तुम्हारी जगह मैं बता दे रहा हूँ, हम एक फोटो खींचकर उन्हें भेज देते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि तुम सेफ हो। मैं फोटो खींचने के लिए कैमरा खोलता हूँ, पर चिंचिंग अपना फेस छुपाने लगती है। वो बार बार फोटो के लिए मना करे जा रही थी, इसीलिए मैं उससे कहता हूँ अगर तुम मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाओगी तो मैं खड़ा होकर खूब जोर से बोलूंगा कि चिंचिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर चिंचिंग गुस्सा हो जाती है और वो कहती है एक बार ये करके तो देखो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। खैर मैं दोबारा से कैमरा खोलकर एक फोटो खींच लेता हूँ। इस बार वो अपना फेस कवर नहीं करती। मैं वो फोटो उसकी मॉम को भेज देता हूँ और उन्हें ये भी बता देता हूँ कि हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके हैं। आगे मैं उनसे कहता हूँ जैसे ही हम लोग ट्रेन से उतर जाएंगे मैं आपको दोबारा मैसेज करूंगा। उसकी मॉम मुझे थैंक यू बोलती है। आगे वो उसके डैड को कॉल करके कहती है तुम्हारी बेटी ट्रेन में बैठ चुकी है, इसीलिए मुझे बार बार मैसेज करना बंद करो। ट्रेन में बैठकर वे बाहर के नजारे देख रहा होता है। जैसे ही वो मुझे फोन चलाते हुए देखता है वो मुझसे पूछता है हे तुम क्या कर रहे हो। मैं उससे कहता हूँ मैं स्टॉक मार्केट की न्यूज चेक कर रहा था, ये सब चीजें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी। ये सुनकर वे कहता है तुम्हारे थोड़े से नंबर क्या ज्यादा आ गए मुझसे, तुम तो खुद को समझदार समझने लगे। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम चिंचिंग से कैसे मिले। मैं उससे कहता हूँ ये एक लंबी कहानी है। तुम्हें हमारा वो क्लास रियूनियन याद है। वे कहते हैं हाँ, तुम उस दिन जल्दी चले गए थे, तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। उसके बाद मैं वे को बताता हूँ जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला था मैं घर नहीं गया था, मैं बस अपना मूड फ्रेश करना चाहता था। मैं साइड वॉक पर चल रहा था, तब मुझे किसी के गिटार बजाने की आवाज आई। वो म्यूजिक मुझे काफी बढ़िया लग रहा था, पर तभी वे मेरी स्टोरी के बीच में आकर कहता है अरे यार सीधा पॉइंट पर आना। मैं आगे कहता हूँ वो म्यूजिक का साउंड जहाँ से आ रहा था मैं उस तरफ जाने लगता हूँ। तब मैं एक लड़की को बेंच पर बैठे गिटार बजाते हुए देखता हूँ। मैं बस एक पेड़ के किनारे खड़ा रहा और उसे सुनता रहा। मैंने काफी ज्यादा पी ली थी। जो लड़की गिटार बजा रही थी मुझे उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर थोड़ी फ्रेश एयर मिलने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। और जब मैंने उस लड़की को दोबारा देखा तो मुझे पता चला वो सच में बहुत सुंदर है, पर मैं सीधे जाकर उससे बात नहीं कर सकता था। पर फिर अचानक से मुझे वॉमिट होने लगी। तब उस लड़की ने मुझे टिश्यू दिया। शायद से मुझे देखकर वो सोच रही होगी कि ये लड़का कितना हैंडसम है, इसीलिए उस लड़की ने आकर मुझसे मेरी वीचैट की आईडी मांग ली। ये सुनने के बाद वे कहता है इतनी प्यारी लड़की ने सामने से तुमसे तुम्हारी आईडी मांगी, मेरे माथे पर सी लिखा हुआ है क्या, झूठ बोलना बंद करो। ये सुनकर मैं कहता हूँ तुम्हें यकीन करना या नहीं करना वो तुम पर है। ये सुनकर वे कहता है अगर मैंने तुम्हारा यकीन करा तो मैं सच में कोई पागल हूँगा। मैं वैसे कहता हूँ वैसे चिंचिंग की और भी काफी ज्यादा प्यारी प्यारी दोस्त हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें तुमसे इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। ये सुनते ही वे खुश हो जाता और कहता है अरे क्यों नहीं यार मेरे भाई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वैसे थोड़ी देर इंतजार करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ये कहकर वे यहाँ से चला जाता है। तभी चिंचिंग मेरी टी शर्ट पकड़ लेती है। मैं कहता हूँ आखिर तुम ये क्या कर रही हो। चिंचिंग मुझसे कहती है जब मैं सो रही थी तब तुम वेस्ट करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ये कहकर वे यहाँ से चला जाता है। तभी चिंचिंग मेरी टी शर्ट पकड़ लेती है। मैं कहता हूँ आखिर तुम ये क्या कर रही हो। चिंचिंग मुझसे कहती है जब मैं सो रही थी तब तुम वैसे क्या बातें कर रहे थे। वैसे मैं सो नहीं रही थी, बस नाटक कर रही थी, तो मैंने सब कुछ सुन लिया। अगर तुमने दोबारा झूठ बोला तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। ये सुनकर मैं कहता हूँ मैंने तो बस वे को सच बताया और क्या। ये सुनकर चिंचिंग कहती है जो तुमने उसको बताया उसमें से क्या सच था। ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। जितने भी पार्ट्स अभी तक इसके आए थे मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर फ्यूचर में इसके और पार्ट्स आते हैं तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। लेकिन एक सेकंड रुको, अभी मत जाना। याद रखना अगर ये महीना एंड होने से पहले मेरे 100 के कंप्लीट हो गए तो मैं दूसरे क्रिएटर्स की इनकम्प्लीट मानवा सीरीज भी इसी चैनल पर कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। कमेंट में जरूर बताना सबसे पहले कौन सी सीरीज चाहिए, पर हाँ दूसरों की वीडियो में तभी कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा जब तुम लोग मेरे 100 के करवा दोगे। इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कंप्लीट एक्सप्लेन